तो चलिए आप सभी का पुनः एक बार सीटेट एसएसटी के इस पेड कोर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी ये क्लास देख रहे हो एप्लीकेशन पे, इसका मतलब आपने पेड कोर्स खरीद लिया है। और जिन बच्चों ने जिन दोस्तों ने अभी तक सीटेट एसएसटी के लिए पेड कोर्स नहीं खरीदा है, आप उनको बताएं कि भैया अनुपम सर के एप्लीकेशन है क्लास जोन प्रिपरेशन ऐप पर, वहां पे अनुपम सर सीटेट के लिए एसएसटी पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो अब तक हम आपको 3 लेक्चर करा चुके हैं। लेक्चर 1 में विविधता की समझ, लेक्चर 2 में विविधता एवं भेदभाव, लेक्चर 3 में लोकतंत्र एवं समानता, इन 3 टॉपिक को करा चुके हैं। आज आपका लेक्चर नंबर 4 है स्थानीय सरकार और प्रशासन, लोकल गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, याद रखना। एक्चुअली में आप इस टॉपिक को समझें उससे पहले मैं आपको एक चीज समझाता हूं कि हमारे यहाँ पर संघवाद के कॉन्सेप्ट को अपनाया गया है। किसको अपनाया गया है? हमारे यहाँ पे फेडरलिज्म के कॉन्सेप्ट को अपनाया गया है। भारत में संघवाद को अपनाया गया है, याद रखना। तो जब संघवाद को अपनाया गया है तो यहां से एक प्रश्न भी बन जाता है। यहां से एक प्रश्न बनता है कि भाई ये बताइए संघवाद आखिरकार होता क्या है। तो संघवाद का अर्थ होता है कि जहां सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर हो, तो जहां सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर हो उसे हम क्या कह देते हैं भैया? तो उसे हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं। एक मिनट, उसको हम क्या कहते हैं भैया? तो उसको हम याद रखना भैया क्या कह देते हैं? तो उसको हम लोग फेडरलिज्म कहते हैं, याद रखना भैया। क्या कहते हैं उसको? फेडरलिज्म कहते हैं, याद रखना। तो भारत में तो सरकार के 3 स्तर हैं। भारत में सरकार के कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं भारत में। तो भारत में एक तो हो जाएगी केंद्र सरकार, यूनियन गवर्नमेंट, और दूसरी हो जाएगी भारत में राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरी हो जाएगी भारत में स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, वो आज के टॉपिक में हम आपको ये पूरा टॉपिक आपका फिनिश करेंगे, लोकल गवर्नमेंट और उसका एडमिनिस्ट्रेशन। फिर एक ऐसी अगली क्लास में हम आपका केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे बेहतर थ्योरी आपको कहीं पर भी नहीं मिलने वाली, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो तो स्थानीय सरकार और प्रशासन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आप यहां पर एक इंपोर्टेंट पॉइंट्स पहले यहां पर नोट करिए। आप इंपोर्टेंट पॉइंट्स पढ़िए जो आपको नॉलेज के लिए जरूरी है कि आखिरकार जब हम बात करेंगे कि भाई स्थानीय सरकार है क्या, लोकल गवर्नमेंट है, क्यों आया। तो जो सरकार है उस सरकार में लोकतांत्रिक सरकार है ना हमारे यहाँ पे, तो सरकार का जो जमीनी स्तर है, जमीनी स्तर क्या है? एक गांव का एक व्यक्ति, गांव का एक छोटा सा किसान, तो उस गांव के छोटे से किसान की भी भूमिका सरकार में रहे, सरकारी तंत्र में रहे, लोकतांत्रिक तंत्र में रहे, उसके लिए उसका प्रतिनिधित्व, उसका योगदान जरूरी है। तो इसके लिए बिल्कुल सरकार के बेसिक लेवल पर शुरुआत की गई, जिसको हम कहते हैं स्थानीय सरकार, जिसको हम कहते हैं पंचायती राज व्यवस्था भी इसी को कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? पंचायती राज। तो एक जानकारी आपको होनी चाहिए कि भाई ये पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी, ध्यान रखना। हालांकि सीटेट की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। तो नोट करेंगे सबसे पहले कि पंचायती राज की शुरुआत, तो पंचायती राज की आपकी जो शुरुआत है वो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से हुई, राजस्थान के नागौर जिले से हुई। किससे हुई? तो आपको पूछा जाए कि पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को कहां से हुई? राजस्थान के नागौर जिले से हुई। अब आप समझ गए होंगे 1959 का दौर है, तो प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे भैया? तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कौन हो जाएंगे? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ठीक है, तो कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू जी उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री हो जाएंगे। अच्छा, तो पंचायती राज की शुरुआत तो हुई, याद रखना, इस समय पर हुई, याद रखना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट है कब मिला है पंचायतों को? तो वो मिला है हमारे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब मिला है भैया? हमारे 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में। कब मिला है भैया? वो मिला है हमारे 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया है? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा
पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और यह व्यवस्थित प्रक्रिया जो कंप्लीट हो गई थी, ये शुरू कंप्लीट हो गई थी 24 अप्रैल 1993 को। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया हुई 24 अप्रैल 1993 को ये शुरू हुई। तो इसलिए 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी मनाते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए 24 अप्रैल को, तो 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं 24 अप्रैल को। तो 24 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? तो 24 अप्रैल को हम लोग राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। इस बात को आप यहां पे याद रखेंगे। क्लियर है भैया? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा, पंचायतों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो पंचायतों के बारे में पूछा जाता है कि पंचायतों का अभी हमारे पास त्रिस्तरीय वर्गीकरण है या त्रिस्तरीय विभाजन है, ट्रायो डिवाइडेशन है। तो पंचायतों का त्रिस्तरीय विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बलवंत राय मेहता। तो बलवंत राय मेहता के द्वारा, और जो है याद रखना भैया, पंचायतों का त्रिस्तरीय विभाजन किया गया। आपसे अगर पूछा भी जाए, आपसे अगर ये भी पूछा जाए कि भाई डेट क्या थी, तो 1957 के आसपास। कब की बात है भैया? 1957 के आसपास पंचायतों का और जो है कि त्रिस्तरीय विभाजन किया गया। पंचायतों का क्या किया गया भैया? तो पंचायतों का त्रिस्तरीय विभाजन जो किया गया वो 1957 में किया गया था। इस बात को याद रखना भैया। कोई दिक्कत भैया? कोई दिक्कत भैया यहां तक? बताओ एक बार। बहुत बढ़िया, ठीक है। और हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, चीजों को यहां पे समझेंगे। चलिए, सॉरी, ठीक है। हाँ, तो यहां तक ये बात आपकी समझ में आई प्रॉपर। ये आपको एक बेसिक आइडिया हो गया पंचायती राज के बारे में कि क्या है भाई पंचायती राज की व्यवस्था। ओके, अब थोड़ा सा हम आगे चलेंगे। तो हमारे यहां पर पंचायती राज के त्रिविभाजन को स्वीकार किया गया। वैसे तो पंचायतों का द्विविभाजन भी किया था अशोक मेहता ने, लेकिन ना पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो पंचायतों का त्रिस्तरीय विभाजन है हमारे पास। तो जब हम पंचायतों के बारे में पढ़ते हैं, इसको हम लोग स्थानीय सरकार और प्रशासन कहेंगे। तो इसके अंतर्गत याद रखना भैया, पंचायती राज और गांव का प्रशासन और नगर का प्रशासन दोनों को हम देखेंगे। यानी पंचायतों को हमने दो रूपों में बांटा गया है। कैसे समझते हैं आप समझिए। तो मैंने आपको क्या होता है, भारत में सरकार के 3 स्तर पाए जाते हैं। देयर आर 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया। भारत में सरकार के कितने स्तर पाए जाते हैं? 3 स्तर पाए जाते हैं। नंबर 1 स्थानीय सरकार यानी लोकल गवर्नमेंट, नंबर 2 राज्य स्तर की सरकार स्टेट गवर्नमेंट, नंबर 3 राष्ट्रीय या केंद्र स्तर की सरकार। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे स्थानीय सरकार की। तो स्थानीय सरकार के 2 प्रारूप है, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। स्थानीय सरकार के 2 प्रारूप है। नंबर 1 तो है ग्रामीण स्तर की सरकार जिसको हम बोलते हैं रूरल गवर्नमेंट, और एक होती है अर्बन गवर्नमेंट यानी शहरी स्तर पर जो सरकार होती है। तो पंचायतों के त्रिस्तरीय विभाजन का मतलब क्या है? 3 लेवल पे पंचायतों का विभाजन किया गया। जैसे आपने देखा, पहला आपके सामने क्या किया गया? तो पहला आपके सामने किया गया है ग्राम पंचायत। क्या किया गया? ग्राम पंचायत किया गया, ध्यान रखना भैया। दूसरा आपके सामने एक और होता है न्याय पंचायत होता है, लेकिन आजकल न्याय पंचायत का कॉन्सेप्ट खत्म हो चुका है, तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करते, इसको मर्ज करके ग्राम पंचायत में कर दिया गया, अभी बताऊंगा। तीसरा जो होता है जिसको हम लोग क्षेत्र पंचायत या जनपद पंचायत या ब्लॉक पंचायत कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे भैया? ब्लॉक पंचायत कहेंगे। तीसरा जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं जिला परिषद पंचायत। क्या बोलते हैं? जिला परिषद पंचायत, या इसी को हम क्या बोलते हैं भैया? जिला पंचायत। इसको क्या बोलेंगे? जिला परिषद पंचायत या जिला पंचायत। तो 1, 2 और 3। तो पंचायतों का क्या है?
त्रिस्तरीय विभाजन है, ठीक है। ऐसे शहर में आएंगे तो सबसे बड़ी निकाय जो है क्या है, नगर पंचायत हो जाएगी। दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगी, नगर पालिका परिषद हो जाएगी। तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, नगर निगम हो जाएगा। नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम, ध्यान रखना। तो ये क्या हो जाएंगे, 3 स्तर पे ये हो जाएगा। तो ये पंचायतों का विभाजन है। तो लोकल गवर्नमेंट, ध्यान रखना भैया, लोकल गवर्नमेंट जो है, याद रखना दोस्तों, लोकल गवर्नमेंट इस तरीके से, ठीक है। रेखा कुमारी करें सर सीडीपी का और हिंदी का नोट्स लेना है तो रेखा कुमारी जी आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। आपको पता है ना हमारा मोबाइल नंबर ये है 8755238500। इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको एक स्कैनर भेज देंगे, आप उस स्कैनर पे पेमेंट कर दीजिएगा। सीडीपी के जो नोट्स है, प्रैक्टिस सेट है, वो 99 रुपए के हैं। हिंदी के जो प्रैक्टिस सेट है वो भी आपके कितने, 20 हैं, 99 रुपए के हैं। आराम से उनको ले लीजिए और प्रिंट आउट करके पढ़ लीजिए। हम हमेशा दावे के साथ कहते हैं कि वो हमने प्रैक्टिस सेट बनवाए, सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न और एमसीक्यू प्रश्न उसमें शामिल है। पढ़ लो, पेपर में डायरेक्ट वही प्रश्न आएंगे 100%। ना आए तो पेपर के बाद आकर के बोल देना कि आपके प्रैक्टिस सेट में से सवाल नहीं आए, पैसे वापस कर दो, हम आपके पैसे वापस कर देंगे। बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए कंटेंट बनाने के लिए, ठीक है। तो बस, और आप में से जिस भी विद्यार्थी को सीडीपी हिंदी के साथ साथ अगर आपको एसएसटी के मेरे 25 प्रैक्टिस सेट है वो भी चाहिए तो आप 99 रुपए पेमेंट कर दीजिए। और सीटेट के लिए मैंने एक संस्कृत के प्रैक्टिस सेट भी बनाया हूं, आप उनको भी ले सकते हैं, वो भी 99 रुपए के है, ध्यान रखना भैया। चारों को अगर आप एक साथ लेना चाहोगे तो 249 रुपीज में डिस्काउंट है। चारों का वैसे तो 9 चौक 36 और 9 चौक 36 लगभग 395-96 के आसपास पेमेंट बनता है, लेकिन चारों के लिए डिस्काउंट हमने कर दिया कि केवल 249 रुपए में आप चारों सब्जेक्ट के हमसे प्रैक्टिस सेट ले सकते हो। बहरहाल हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो जब हम ग्रामीण स्तर पर बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राम पंचायत। अब थोड़ा सा देसी भाषा में समझिए कैसे। ग्राम पंचायत तो आपकी है ना, आपके गांव की पंचायत तो है ना, है ना। आप अपने गांव में पंचायत में रहते हो ना, पंचायत तो खूब करते होंगे आप। और अगर पंचायत आप खूब करते हो, ध्यान रखना, तो हमने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर है। ग्राम पंचायत इज द फर्स्ट लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज। भाई लोकतांत्रिक सरकार में जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए, तो जनता की भागीदारी जरूरी है ना लोकतंत्र में। तो जनता की भागीदारी का पहला स्तर क्या है कि आप जैसे कहते हैं ना, नेता बनने के लिए पहले क्या है, आप प्रधान बने हो, मुखिया बन गए हो, प्रधान के बाद फिर आप ब्लॉक लेवल पर जाओगे, फिर आदमी जिला पंचायत का चुनाव लड़ता है, फिर कहीं विधायकी का चुनाव लड़ता है। तो शुरुआत क्या है, शुरुआत है पंचायत लेवल पे। तो लोकतांत्रिक सरकार का पहला स्तर अगर आपको माना जाएगा, फर्स्ट लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो वो हो जाएगा आपका ग्राम पंचायत हो जाएगा, ध्यान रखना भैया। भारत में 6.5 लाख गांव में 6.5 लाख लगभग गांव है। क्योंकि प्रत्येक गांव में चुनाव करा पाना संभव नहीं है, इसलिए कई गांवों को मिलाकर के ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। जैसे आप एक दो जो देख रहे हैं इस क्लास को, आप कमेंट करके बताइए कि आपका गांव कौन सा है। तो आप, और कमेंट भी मत करिए, अगर कमेंट ना करें तो जरा सोचिए कि आपका जो गांव है, आप जहां से भी है, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, असम, है ना, मणिपुर, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल के स्टूडेंट हमसे जुड़े होते हैं। तो आप सोचिए कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट से हैं उस डिस्ट्रिक्ट में आपका कोई ना कोई विलेज होगा, और आपके विलेज होगा और आपके आसपास के एक दो और विलेज को मिला करके एक ग्राम पंचायत को गठन किया जाता होगा। अगर आप लोग गांव से हैं, शहर में होंगे तो नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम का गठन किया जाता है, उनके बारे में आएंगे। अब अनुपम सर, कितने गांवों को मिला करके ग्राम पंचायत बनाई जाएगी, ये डिपेंड करता है जनसंख्या पर। किस पर करता है भैया, जनसंख्या पर। अबाउट 6.5 लाख विलेजेस इन इंडिया, सिंस इट इज नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट इलेक्शंस इन एवरी विलेज, देयरफॉर अ ग्राम पंचायत इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग सेवरल विलेजेस डिपेंडिंग ऑन द पॉपुलेशन। तो किस पर डिपेंड करेगा, तो डिपेंड करेगा आपके पॉपुलेशन पर। किस पर डिपेंड करेगा, तो डिपेंड करेगा आपके पॉपुलेशन पर, डिपेंड करेगा कि भैया कितने लोगों को मिलाकर के किया जाए। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, और उत्तर प्रदेश में है ना जिला पड़ता है हमारा, और तो हमारा गांव पड़ता है राजनगर, राजनगर, ठीक है, ये बिल्कुल देहात का गांव है राजनगर। वहीं पर हमारे गांव से कट करके एक और गांव बन गया, तो ये हो गया राजनगर खुर्द हो गया, और एक दूसरा गांव हो गया जिसको हम कहते हैं राजनगर कला, ऐसे एक गांव हो गया। एक दूसरा गांव और है हमारे नजदीक जिसको हम कहते हैं सहबाजपुर, सहबाजपुर, और तीसरा एक होते हैं जिसको हम कहते हैं नगला नवल, नगला नवल। तो ये 4 गांव हैं हमारे, 4 गांव हैं हमारे। इन 4 गांव में राजनगर खुर्द में लगभग 400 से 500 लोगों की वोटिंग होगी, ये एक्चुअल वोटिंग है। राजनगर कला में लगभग 200 से 250 लोगों की वोटिंग होगी,
सहवाजपुर में लगभग तकरीबन ऐसा ही 400 से 500 लोगों की वोटिंग होगी। नगला नवल में बहुत कम है, 150 से 200 लोगों की वोटिंग होगी। तो इस तरीके से अगर लगा दी जाए तो लगभग 1500-2000 लोगों की वोटिंग टोटल हो जाती है। अब इन चारों लोगों को मिलाकर के, चारों गांव को मिलाकर के एक पंचायत बनाई गई जो हमारे गांव में होती है, जिसके हमारी ग्राम पंचायत का नाम क्या है? तो हमारी ग्राम पंचायत का नाम है राजनगर। हमारी ग्राम पंचायत का नाम क्या है? राजनगर। तो अभी यहां राजनगर से जो प्रधान है वो भी हमारे ही परिवार से है ना। तो ये है अभी इन चारों लेवल के गांव में चुनाव होगा, इलेक्शन होगा। और जब इलेक्शन होगा तो उस इलेक्शन में क्या होगा? इस चारों गांवों को मिला करके, है ना, चारों गांवों को मिला करके कई वार्डों में बांट दिया जाता है और वहां से एक एक वार्ड पंच चुन करके आता है और वो मिलकर के फिर ग्राम पंचायती के लिए सदस्य के लिए चुनता है, जिसको प्रधान कहते हैं, जिसको सरपंच कह देते हैं, जिसको कई मुखिया कह देते हैं। इसका चुनाव वो करता है। तो ऐसी आपके आसपास गांव का माहौल होगा। ठीक है, चलिए, तो आप यहां तक ये बात समझ गए। आप यहां तक इतनी सी इस बात को समझ गए होंगे। तो हमने आपसे कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत की ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा होती है प्रत्येक ग्राम पंचायत की। क्या होती है? ग्राम सभा। ग्राम सभा का मतलब है ग्राम सभा में वो व्यक्ति होंगे जिसकी उम्र 18 साल से अधिक होगी, जो वोट डालती होगी। 18 साल से अधिक उम्र के आयु के व्यक्ति ने वोट दिया होगा, उन लोगों को मिलाकर के ग्राम सभा बनती है। और ग्राम सभा जो है वही ग्राम पंचायत होती है, जिसके प्रति ग्राम पंचायत जवाबदेही होती है। तो ग्राम पंचायत किसके प्रति जवाबदेहिता रखेगी? ग्राम सभा के प्रति। केंद्र में सरकार जो है किसके प्रति जवाबदेही होगी? भारत की जनता के प्रति। प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही है? लोकसभा के प्रति, संसद के प्रति। इस तरीके समझते हो ना? हाँ, क्योंकि ग्राम सभा के लोग ही इसको चुनते हैं। प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है, जैसे लोकसभा है तो लोकसभा जनता के प्रति चुनाव दे, क्योंकि जनता के द्वारा चुने गए व्यक्ति ही तो वहां पे सांसद बन रहे हैं, उन्हीं से तो सरकार बन रही है। तो वो उनका जवाब हमारे प्रति होगा, हालांकि जनरली होता नहीं है। Every gram panchayat has a gram sabha to which the gram panchayat is accountable because it is elected by the people of the gram sabha। ग्राम सभा के लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। ग्राम सभा में कौन लोग वोट डालते हैं? वह व्यक्ति जिसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 18 साल। 18 साल से अधिक आयु का व्यक्ति वोट डालता है। पहले यह कितना था? 21 वर्ष हुआ करता था, पहले 21 वर्ष था। कौन मुझे कमेंट करके बताएगा कि वोट देने की आयु को 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कौन से संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था? कमेंट करिए। ग्राम सभा में वह व्यक्ति वोट डाल सकता है जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक हो। अ पर्सन अबव 18 ईयर्स ऑफ एज कैन वोट इन द ग्राम सभा। 18 साल का आयु जिस दिन कंप्लीट हो जाएगी वह व्यक्ति क्या करेगा भैया? वह व्यक्ति वोट डाल सकता है। तो ग्राम सभा आप समझ रहे हो भैया। ग्राम पंचायत इज द फर्स्ट लेवल ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन रूरल्स। There are about 6.5 lakhs villages in India. Since it is not possible to conduct elections in every villages, therefore a gram panchayat is formed by combining several villages depending on the population. ये सब किस पर? Population पर depend होगा। And you know every gram panchayat has a gram sabha to which the gram sabha is accountable to gram panchayat because ग्राम पंचायत का जो इलेक्शन है वो किसके द्वारा हो रहा है? ग्राम सभा के द्वारा हो रहा है। ठीक है। एंड ग्राम सभा में कौन व्यक्ति वोट डालेगा? अ पर्सन अबव 18 ईयर्स ऑफ एज कैन वोट इन ग्राम सभा। वो ग्राम सभा में वोट डाल सकता है। वो क्या कर सकता है? वो ग्राम सभा में वोट डाल सकता है। राइट, चलिए आगे बात करेंगे। एक गांव की 2 ग्राम सभा भी हो सकती है। ये कैसी बात हुई अनुपम सर? अभी आपने कहा 3-4 गांवों को मिलाकर के एक ग्राम सभा बनाई जाएगी, ग्राम पंचायत बनाई जाएगी। भाई जनसंख्या के आधार पर बनाया था। अगर बहुत बड़ा गांव होगा तो एक गांव में 2 ग्राम सभा भी हो जाएंगी। जैसे हमारे पास हाथरस जिले में ही एक क्षेत्र पड़ता है, अगर आप में से कोई भी उधर हो, विसावर क्षेत्र पड़ता है। विसावर एक क्षेत्र है, गांव ही है विसावर, लेकिन बड़ा गांव है। कम से कम वहां की वोटिंग है 8 से 10 हजार की वोटिंग। 8 से 10 हजार की वोटिंग वहां से है गांव से। तो उसको 2 हिस्सों में बांट दिया है, विसावर पूर्व और विसावर पश्चिम। वहां पे 2 ग्राम सभा होती है, वहां पे 2 प्रधान चुने जाते हैं। तो ये तो जनसंख्या पर निर्भर करता है। A village can also have 2 ग्राम सभा, डिपेंड्स ऑन पॉपुलेशन। ग्राम पंचायत क्षेत्र को कई वार्ड, छोटे क्षेत्रों में बांटा जाता है। प्रत्येक वार्ड से एक प्रतिनिधि चुना जाता है जिसे वार्ड पंच के नाम से जाना जाता है। अब आप सोचोगे आपको इतनी जानकारी नहीं है,
वो पता नहीं है या नहीं, मुझे आइडिया नहीं है। आपके यहाँ प्रधानी का चुनाव होता होगा, पहले मुझे भी नहीं थी क्योंकि मैं इतना इंटरेस्ट लेता नहीं था, लेकिन प्रधानी के चुनाव के साथ साथ भी वार्ड पंच चुने जाते हैं, जो वहां से आते हैं वार्ड पंच चुने जाते हैं ना। जैसे एक जगह से एक व्यक्ति वार्ड पंच बन गया, वो वहां के लोगों से वोट, उसने कहा कि इस व्यक्ति को वोट देना, इस व्यक्ति को वोट देना, इस तरीके से बड़े लेवल पे काम नहीं होता, बहुत छोटे लेवल की बात है, तो इसको क्लासिफाइड नहीं किया। जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा, तो जिला पंचायत अध्यक्ष का जब चुनाव होगा तो अलग अलग जिला पंचायत सदस्य आते हैं, वो बड़े लेवल की बात है। तो जैसे वहां पे जिला पंचायत सदस्य है, ऐसे यहाँ पे वार्ड पंच है, लेकिन ये छोटे लेवल की गांव की बात है, तो इतना इसमें कोई ज्यादा बात होती नहीं है, तो याद रखना। लेकिन फिर भी वन रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच वार्ड हु इज नोन एज वार्ड पंच। तो वार्ड पंच कौन होते हैं? किसी ग्राम सभा से, किसी ग्राम सभा को हमने इस तरीके से वार्डों में बांट दिया। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये वार्ड पंच हो गए। अब ये 9 वार्ड पंचों में से एक व्यक्ति बन जाएगा प्रधान। क्या बन जाएगा? प्रधान, है ना, याद रखना, जिसको आप अलग अलग नामों से जानोगे। प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में जनता द्वारा एक सरपंच या मुखिया या प्रधान को चुना जाता है, जिसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। इन ईच पंचायत एरिया अ सरपंच, मुखिया, प्रधान इज इलेक्टेड बाय द पब्लिक हुज टेन्योर इज 5 years। उसका कार्यकाल कितना होता है? तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। ध्यान रखना, उसका कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष का होगा। वार्ड पंच और प्रधान सरपंच मिलकर के ग्राम पंचायत का निर्माण करते हैं। वार्ड पंच एंड प्रधान टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत में कौन होगा? जनरली तो प्रधान होगा, जिसको आप सरपंच कह दो, जिसको आप मुखिया कह दो, उसको मिलकर के ग्राम पंचायत होगी। याद रखना भैया, और वो सारे के सारे काम करेगा। याद रखना, ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जिसका चुनाव नहीं होता, बल्कि यह सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ग्राम पंचायत हैज अ सेक्रेटरी हु इज नॉट इलेक्टेड बट अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। ये सवाल सीटेट में कई बार पूछा गया है। आप अपनी ग्राम पंचायत में देखिएगा, एक सचिव आपको जरूर होगा, सेक्रेटरी होता है जो अलग अलग काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखे हुए, अगर सोसाइटीज वगैरह होती है गांव में, जो खाद वाद वगैरह जो मिलता है, डीएपी वगैरह जो मिलती है, यूरिया वगैरह जो मिलता है, फर्टिलाइजर मिलता है, तो उसको लेकर के सचिव जी का काम है। कुछ सोसाइटी से लोन वोन मिल जाती है, तो तब आप वहां देखते हो सचिव जी आते हैं। तो ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है, जिसका चुनाव नहीं होता, बल्कि यह सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। सचिव का काम ग्राम पंचायत की बैठक बुलाना तथा चर्चा परिचर्चा का रिकॉर्ड रखना होता है। द वर्क ऑफ द सेक्रेटरी इज टू कॉल द मीटिंग ऑफ द ग्राम पंचायत एंड कीप अ रिकॉर्ड ऑफ डिस्कशन। ग्राम पंचायत में जो लोग वहां पर बैठते हैं, बातचीत होती है, डिस्कशन होता है, उनको लिखित में और जो है सचिव अपना रिकॉर्ड रख के अपने ऊपर सबमिट कर देता है। हालांकि ये बहुत छोटे लेवल की बात होती है, तो उतने बड़े लेवल पे इनका होता नहीं है काम। ठीक है, अच्छा। ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र का विकास करती है, बिल्कुल करती है। जैसे अभी जो हमारे यहाँ पे प्रधान जी हैं, उनका काम क्या भैया? रोड वगैरह बनवा रहे हैं। क्या बनवा रहे भैया? रोड बनवा दिया उन्होंने, रोड बनवा दिया। अब रोड कौन सा बनवा दिया? जो गांव के रोड हैं, जिनको जनरली एक शब्द कहते हैं खरंजा कहते हैं, खरंजा कहते हैं, ईंट वीट लगा के जो बनवा दिया। ध्यान रखना भी है ना, जो शमशान वगैरह, शमशान के चारों ओर बाउंड्री वगैरह करा दिया, शमशान के बाहर एक कमरा बरामदा बनवा दिया, जहां पर लोग अपना बैठक कर सके, बैठ जाए भी। आप शमशान वगैरह में आते जाते टाइम मान लेते हैं कि कोई प्रक्रिया हो रही है समाधान की, तो वहां लोग आके बैठ सके, तो इतने सारे चीजों को करवा देना। गांव में जो पोखर टाइप की होती है, जो पानी इकट्ठा वगैरह होता है, पोखर वोकर के चारों बाउंड्री करवा देना, कोई गंदगी वगैरह हो रही है, नाली वगैरह बनवा देना, ये सारे के सारे काम जो है प्रधान के होते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। चलो, तो याद रखना भैया, और ये पैसा उसे सरकार के द्वारा प्राप्त होता है। सरकार, ये पैसा किसके द्वारा प्राप्त होता है? तो ये पैसा उसे सरकार के द्वारा प्राप्त होता है। यह अपने क्षेत्र में सरकारी योजनाओं को लागू करता है। तो जितनी भी सरकार की योजनाएं होती हैं, जितनी भी गवर्नमेंट की योजनाएं होती है, उन सभी गवर्नमेंट की योजनाओं को अप्लाई किया जाता है प्रधान के द्वारा। जैसे आप देखते हो, एक योजना होती है, जिसको हम पहले नरेगा बोलते थे, जो अब मनरेगा कहलाती है। तो मनरेगा जो है, ध्यान रखना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी और एजेंसी करके ऐसा कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ये मनरेगा है, जिसमें कुछ लोगों को काम दिया जाता है। ये सारे काम किसके द्वारा होते हैं? क्यों? ये सरकार के द्वारा, कि कोई भी व्यक्ति बेरोजगार ना रहे, उसे कुछ साल में काम मिले, है ना, 101 दिन का काम मिले, ताकि उसका घर का हिसाब किताब चलता रहे। तो ये जो है कौन करता है? प्रधान ही तो करता है। ध्यान रखना भैया, कौन लोग इनमें काम करेंगे मनरेगा में? गरीब टाइप के। कैसे पता चलेगा? प्रधान बताएगा।
ग्राम पंचायत डेवलप इट्स एरिया विच रिसीव फंड फ्रॉम द गवर्नमेंट इन इट इंप्लीमेंट गवर्नमेंट स्कीम इन द एरियाज। ग्राम पंचायत पंचायत क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया जाता है। क्या दिया जाता है? निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया जाता है। निर्मल ग्राम पुरस्कार इज गिवन फॉर डूइंग रिमार्केबल वर्क इन पंचायत एरिया। तो पंचायत क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने के लिए क्या दिया जाता है? निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया जाता है। क्या दिया जाता है? निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया जाता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रख लीजिएगा। हाँ जी सर खरंजा, बिल्कुल। तो निर्मल ग्राम पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो निर्मल ग्राम पुरस्कार जो है इसके लिए दिया जाता है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। बहुत अच्छी बात, ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छी थ्योरी है। एनसीईआरटी का निचोड़, प्रीवियस ईयर के पेपर, सब कुछ आपको उसमें कराया जा रहा है। जैसे अब आपसे एक प्रश्न कर लेते हैं, आपसे प्रश्न पूछेंगे। 22 फरवरी 2015 को एक सवाल पूछा गया था, जरा सवाल को पढ़िए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द ग्राम पंचायत। बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का काम नहीं है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है? कौन सा एक ग्राम पंचायत का कार्य नहीं है, याद रखना भैया। ठीक है, अच्छी बात है। अब जैसे आपने एक सवाल पढ़ा कि गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना। ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है क्या? नहीं चुनती है। हमने आपको क्या बताया था? ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जिसका चुनाव नहीं होता बल्कि सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो द ग्राम पंचायत इलेक्ट इट्स ओन पंचायत सेक्रेटरी नहीं। सेक्रेटरी क्या होता है? सेक्रेटरी गवर्नमेंट के द्वारा चुनकर आता है, गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। सचिव को कौन चुनती है भैया? तो सचिव को सरकार के द्वारा चुना जाता है। एक अभी मूवी आई थी ना, पंचायत वेब सीरीज आई थी, आपने देखी होगी पंचायत वेब सीरीज। एक अभी एक वेब सीरीज भी बहुत काफी पॉपुलर है, पंचायत, आपने देखी होगी। तो उसमें तो इसके बारे में सचिव जी की कहानी बहुत बताई है, तो भी तो गलत हो जाएगा। गांव की बुनियादी सुविधाओं का निर्माण और रखरखाव, कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑफ विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर। हाँ, बुनियादी सुविधाओं का निर्माण कर देना, रखरखाव करना ग्राम पंचायत का काम तो है। स्थानीय कर लगाना और इकट्ठा करना, ये भी ग्राम पंचायत लगाती है। कभी कभी आप देखते हो ना, जैसे गांव में नदी का एक छोटा रूप है, उसको बंबा बोलते हैं। अब आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं बंबा। बंबा मतलब छोटी सी नहर मान लीजिए, उसको पानी था, तो वहां से क्या होता है, किसान लोग सिंचाई का काम करते हैं, उस पर भी कुछ कर लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, वो स्थानीय पंचायत से ही इकट्ठा होकर जाता है। जैसे बाजार कर भी लगता है, छोटी छोटी जगह पे बाजार लगा दिया, कहीं पर मेले लगाए जाते हैं, तो मेले पे भी कुछ 60-70 रुपए 80 रुपए कुछ ऐसा टैक्स वगैरह लिया जाता है। उस बात को ध्यान रखना। जैसे पुराने समय पे एक पोस्ट होता था, अमीन साहब कहते थे, अमीन अमीन, तो वो ये सारे टैक्स वगैरह इकट्ठा करते थे। तो ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं लागू करना, ध्यान रखना होता कि सरकारी योजनाओं को बनाना इसका काम नहीं है। इंप्लीमेंटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स दैट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू द पीपल ऑफ द विलेज। तो जो गवर्नमेंट स्कीमें जो इसको रोजगार देती है, उनको क्या करना, इंप्लीमेंटिंग करना किसका काम है? इसका काम है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा। इसका मतलब गलत क्या हो जाएगा? तो गलत हो जाएगा बी, इसका आंसर गलत हो जाएगा। कौन सा कार्य पंचायत कार्य नहीं है? तो क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे सवाल आपके सीटेट में पूछे जाते हैं और आप समझ गए। देखो, ये मैंने आपको यहां पर पढ़ाया है पूरी थ्योरी में, और यही सवाल आपके 22 फरवरी 2015 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है, आप लोग तो पेड कोर्स में इसका भरपूर आनंद ले ही रहे हो, लेकिन इन क्लास को, हालांकि मैं यूट्यूब पर भी एक आध क्लास डलवा दूंगा, लेकिन आपके जो दोस्त जो यूट्यूब पर पढ़ते हैं, आपके जो अन्य फ्रेंड्स हैं, उनको आप बोलिए कि भैया केवल मात्र 199 रुपए खर्च करिए, केवल मात्र 199 रुपए में एसएसटी स्पेशल कोर्स मिल रहा है अनुपम सर का, क्लास जोन प्रिपरेशन है। पर 199 रुपए में होता ही क्या है आपके जमाने में, आज के जमाने में 299 रुपए का तो मोबाइल रिचार्ज होता है 1 महीने के लिए।
मोबाइल का रिचार्ज। और ये 199 रुपए में आप 24 महीने तक, समझ रहे ना, 24 मंथ तक आप हमारे सीटेट के कोर्स को देखते रहना, आराम से पढ़ते रहना। तो थोड़ा बहुत प्रमोशन भी कर दिया करो हमारा। अरे बोलो हाँ के ना, पेड कोर्स वाले बच्चों कुछ यस और नो कमेंट करोगे कि नहीं करोगे, कि बस ऐसे ही देखते रहोगे क्लास को? है बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बताओगे कि नहीं बताओगे अपने दोस्तों को कि भैया 199 रुपये में अनुपम सर का कोर्स ले लो? चलिए एक क्वेश्चन और आपको पूछ लेते हैं इसी बात पे। एक क्वेश्चन और आप बताइए, कह रहा है कि ग्राम सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यह सवाल कब पूछा गया था? 22 फरवरी 2015 को पूछा गया था। यह सवाल कब पूछा गया था? 20 सितंबर 2015 को पूछा गया था। बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्राम सभा इज करेक्ट? करेक्ट कौन सा है भैया बताओ? तो सभी ग्राम पंचायतों की विकास संबंधी योजनाओं का ग्राम सभा में पुनरीक्षण किया जाता है। ग्राम सभा सभी ग्राम पंचायतों को धनराशि के वितरण को नियमित करती है। यह जिले में सभी गांव के सरपंचों की बैठक का स्थल है। जिले लेवल पे ऐसे कोई मतलब नहीं है। ग्राम सभा का सचिव, देखो ग्राम सभा सभी ग्राम पंचायतों, भाई सभी ग्राम पंचायतों को धनराशि के वितरण को नियमित करती है, रेगुलेट करने इसका काम नहीं है, ध्यान रखना। ग्राम सभा का सचिव ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक को बुलाने और कार्यवाही का आलेख करने के लिए उत्तरदायी होता है। जितने भी रिकॉर्ड होते हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स होते हैं, उन रिकॉर्ड्स को रिटन में लिखना, उन रिकॉर्ड्स को रिटन में लिखना ही काम किसका होता है? यही सचिव का काम होता है, यही सेक्रेटरी का काम होता है। अभी बताए तो नहीं बताए थे सवाल आपको यहाँ पे? सचिव का काम ग्राम पंचायत की बैठक में बुलाना, चर्चा पर चर्चा का रिकॉर्ड रखना होता है। और याद रखना, ग्राम पंचायत अपने क्षेत्र का विकास करती है, फंड उसे सरकार के द्वारा मिलता है। तो जो ये कह रहा है याद रखना कि ग्राम सभा धनराशि का वितरण नियमित करती है, नहीं। सभी पंचायतों का विकास संबंधी योजना को ग्राम सभा पुनरीक्षण किया था, नहीं। सही उत्तर क्या होगा? डी। डी इसका सूत्र हो जाएगा। कौन सा कथन सही है? डी इसका सही आंसर हो जाएगा। और यही याद रखना भैया, आपके पेपर में सवाल पूछा गया है 20 सितंबर 2015 को। तो एक बार मान लेते हैं कि अगर आपने पूरा कंटेंट, एक बार मान लिया आपने पूरी थ्योरी अच्छे से ढंग से पढ़ ली, तो एकदम से काम हो जाएगा, फिर कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। राइट, ठीक है सर। वीडियो पॉइज हो जा रहा है, नेट स्लो ड्यू टू रेन। हाँ हो सकता है, बारिश का तो समय हमारे यहाँ पर भी इस वक्त बारिश का मौसम है, थोड़ा बहुत नेट कभी कभी गड़बड़ कर जाता है। आगे चलते हैं, चलिए लगे हाथ एक क्वेश्चन का और जवाब दीजिए आप। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, एक क्वेश्चन का जवाब और दीजिए। कह रहा है क्वेश्चन, पटवारी यानी जो लेखपाल होता है उसके द्वारा किए गए कार्यों के विषय में 1 और 2 कथन दिए गए हैं। उन कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करिए। 2 स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर गिवन रिगार्डिंग द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय अ पटवारी लेखपाल। कंसिडर देम एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम दी फॉलोइंग। यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रखे हैं, आप उन 2 ऑप्शन को पढ़िए जो पटवारी और लेखपाल के बारे में सही है। और ये सवाल आपके 20 सितंबर 2015 के पेपर में पूछा गया है। पेड कोर्स में आपके मैं पूरा थ्योरी भी कराता हूं, प्रीवियस ईयर के पेपर भी कराता हूं, एमसीक्यू क्वेश्चन भी कराता हूं, सब कुछ मिल रहा है आपको केवल 199 रुपए में। अब सोच के देखो, पूरे पेपरों को पढ़ना, कौन सी साल में पॉलिटी में सवाल आ गया और कौन सा सवाल स्थानीय सरकार लोकल गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ है, उसको वहां से लेना है, टाइप कराना है, तो काफी मेहनत लगती है। पटवारी एक गांव अथवा गांव के समूह की भूमि का आयतन लेखा जोखा रखता है, बिल्कुल रखता है भैया। होता है ना, लेखपाल साहब को पता है भैया किसकी भूमि कहां कहां पर है, क्या क्या चीजें, सारी चीजें। पटवारी अपने अधिकार क्षेत्र में लगाएगी फसलों के बारे में सरकार को सूचना देने के लिए उत्तरदायी होता है। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब पहला और दूसरा दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। पहला और दूसरा दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। भाई जो फसलों का लेखा जोखा होता है, ये सब कौन डेटा बना के देता है? लेखपाल ही तो मेंटेन करके रखता है। इसलिए तो फिर लेखपाल की, जैसे अब मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, तो मैं आपको यूपी का एग्जांपल देता हूं। हमारे यहाँ पे लेखपाल की भर्ती होती है, हमारे यहाँ पे लेखपालों की भर्ती होती है, यूपी SSSC के द्वारा होती है, यूपी SSSC के द्वारा एग्जाम के द्वारा लेखपाल की भर्ती होती है। तो लेखपाल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं राजस्व लेखपाल, राजस्व लेखपाल होते हैं, और एक होते हैं जो ग्रामीण लेखपाल होते हैं, ग्रामीण लेखपाल। तो जो ग्रामीण लेखपाल है, वो ग्रामीण लेखपाल का काम क्या है? खेती बाड़ी की नापतोल करना, वो सारा का सारा काम। जो राजस्व लेखपाल होते हैं वो तहसील वगैरह में बैठते हैं, कर वगैरह, टैक्स वगैरह, फाइल वगैरह, इनसे रिलेटेड जो होते हैं। तो 2 प्रकार के इस तरीके से लेखपाल की भर्ती होती है, ध्यान रखना। अभी उत्तर प्रदेश में काफी अच्छी मात्रा में लेखपाल की भर्ती हुई थी, और लगभग आप मान के चलिए लेखपाल का जो वेतन की शुरुआत है वो भी 32 से 35 से 35 हजार रुपए तो महीने की वेतन की शुरुआत है। और इसके अलावा
तमाम 8, 10, 15, क्योंकि ईमानदारी तो आजकल है ही नहीं जमाने में। 8, 10 हजार रुपए, 15 हजार रुपए तो ये हर महीने 20 हजार रुपए वैसे ही कमा लेते हैं। और कुछ कुछ लेखपाल तो काफी बढ़िया और भ्रष्ट होते हैं, तो वो अपना और पैसा कमाते हैं। तो इस तरीके से आराम से आप 70-80 हजार रुपए महीने कमा सकते हो, बढ़िया नौकरी है। मेरा एक दोस्त है, वो भी लेखपाल है, बढ़िया आराम से उसने 4-5 साल नौकरी को करते करते होगी, बढ़िया एक 4 पहिए की गाड़ी ले ली, 10 लाख रुपए की, बढ़िया एक बुलेट ले ली, 2.5-3 लाख रुपए की बुलेट जो आती है 300 सीसी वाली, 300-400 सीसी वाली। घर नहीं था तो बढ़िया थोड़ा नॉर्मल अपना 4-5 कमरे का बढ़िया मकान बनवा लिया, शादी ब्याह हो गया, आराम से सेट हो गया, है ना। तो सब नौकरी से ही होता है। तो थोड़ा इधर भी ध्यान दे लिया करो, इधर भी इन्हें एग्जाम में पढ़ाई की जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रोजगार पाने के लिए हमेशा इधर से उधर हाथ पर मार लेनी चाहिए, है ना। चलो समझ में आ गया। चलो आगे बात करेंगे। अब जैसे एक और क्वेश्चन आ गया, चलिए इस क्वेश्चन के बारे में बताइए। ये 18 सितंबर 2016 का पेपर में पूछा गया। पटवारियों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? पटवारी कह दीजिए, लेखपाल कह दीजिए, अलग अलग बातें, इनके कामों की देखभाल कौन करता है? पटवारियों के काम की देखभाल कौन करता है? among the following looks after the work of पटवारीज। तो पटवारी के काम की देखभाल कौन करेगा? संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन का SHO का इससे कोई मतलब नहीं है, ग्राम पंचायत का सरपंच से मतलब नहीं, तहसीलदार, जिलाधीश। तो पटवारी किसके अंडर में आते हैं? तहसीलदार के अंडर में आते हैं। तहसीलदार से ऊपर कौन होता है? SDM या DM। तो लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? तहसीलदार करता है। कौन करता है भैया? तहसीलदार करता है, ध्यान रखना भैया, ठीक है। चलिए क्लियर भैया, समझ में आ रहा है? ये सारे सवाल आपके पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए अपने दोस्तों को रिकमेंड जरूर किया करो भैया कि डाउनलोड क्लासजोन प्रिपरेशन ऐप फॉर सीटेट कोर्सेज, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें और अनुपम सर से जुड़े। ये आपका हमारे लिए एक रिगार्ड्स रहेगा कि आप हमारा प्रमोशन भी कर रहे हैं, और कारण भी है क्योंकि मैं पूरी मेहनत से ही पढ़ाता हूं, तो आप प्रमोशन कर सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं। एक और सवाल का जवाब दीजिए। आप देख रहे हो अलग अलग प्रकार के सवाल आपके लेकर के आया हूं। ये वाला सवाल भी 18 सितंबर 2016 के पेपर में पूछा गया है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बोले भैया, भारत में पंचायती राज प्रणाली के बारे में कौन सा कथन सही है? सोच समझ के जवाब दीजिए इस प्रश्न का। सोच समझ के जवाब दीजिए इस प्रश्न का कि भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है भैया वो सही है? बोलो भैया, कौन सा कथन आपका जो है वो सही हो जाएगा? ठीक है, जब तक आप इसका आंसर दीजिए फटाफट से। ठीक है, ठीक है, दीजिए इसका जवाब फटाफट से। अब आपसे कह रहा है ध्यान रखना कि संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने अपने कानून होते हैं। बिल्कुल होते हैं भैया, भाई अपने अपने अलग अलग कानून होते हैं ना, क्योंकि लोकतांत्रिक स्तर पे मैंने आपको पहले बता दिया कि लोकतांत्रिक स्तर पर लोगों की भागीदारी है। लोगों की भागीदारी का पहला स्तर क्या है भैया? पंचायती राज। तो पंचायती सरकार है। लोकतांत्रिक स्तर या लोकतांत्रिक सरकार पर, है ना, इसको आप लोकतांत्रिक सरकार कर लीजिए। लोकतांत्रिक सरकार में तो अब पहला स्तर है, तो अलग अलग राज्यों के अपने अलग अलग व्यवस्थाएं होती हैं, है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, ए बिल्कुल सही है। कह रहा है कौन सा कथन सही है? ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उसके सदस्यों के द्वारा होता है। हमने आपको पहले बता दिया था। अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल गाइडलाइन ईच स्टेट इन द कंट्री हैज इट्स ओन लॉज रिगार्डिंग पंचायत। बिल्कुल सही। ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उसके सदस्यों के द्वारा होता है। आपको पता नहीं होता है किसके द्वारा होता है? तो सचिव का चुनाव सरकार के द्वारा होता है। सचिव का चुनाव सरकार के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है भैया? सरकार के द्वारा होता है। सचिव का चुनाव किसके द्वारा होता है? सरकार के द्वारा होता है। जिला परिषद पंचायती प्रणाली का द्वितीय स्तर है। जिला परिषद जो है वो पंचायती प्रणाली का द्वितीय स्तर है। जिला परिषद पंचायत जो है वो तृतीय स्तर है भाई। पहले ग्राम पंचायत, फिर जनपद पंचायत और फिर जिला पंचायत। तो ये द्वितीय स्तर नहीं है, ये क्या हो जाएगा? ये थर्ड लेवल पे हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये तृतीय स्तर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा?
तो ये तृतीय स्तर हो जाएगा। ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्ष होती है, ये भी गलत करा, ध्यान रखना। ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्ष नहीं होती, ग्राम पंचायत की अवधि कितनी वर्ष होती है भैया? 5 वर्ष होती है। ग्राम पंचायत की अवधि कितनी होती है भैया? 5 वर्ष होती है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सही आंसर जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब ऐसे बड़े सवाल भी आपके पेपर में आ जाते हैं। अब आपने इसको इतनी आसानी से क्यों कर लिया? क्योंकि आपने पूरी थ्योरी को पढ़ लिया। ठीक है, चलो अब देख रहे, मैंने आपको ग्राम पंचायत से रिलेटेड खूब सारे प्रश्न मैंने आपको ढंग से आपको करा दिए। ठीक है, चलिए अब आपको ग्राम पंचायत के बारे में आप समझ गए कि भाई ग्राम पंचायत आखिरकार है क्या। ये सारी चीजें आप ग्राम पंचायत के बारे में समझ गए हो। ठीक है, न्याय पंचायत का मतलब होता है, पहले क्या होता था, होता ना पंच टाइप के होते थे जो न्याय वगैरह देते थे गांव में, अब उसको मर्ज कर दिया गया। जैसे बिहार में थोड़ा अभी भी न्याय पंचायत देखने को मिलता है ग्रामीण क्षेत्र में, वरना अब नहीं है। ठीक है, चलिए जैसे जब पहले पुलिस का इतना रोल नहीं होता था, हर जगह पुलिस फोर्स नहीं थी, तो न्याय पंचायत में कुछ मुखिया टाइप के लोग कर लेते थे, लेकिन अब नहीं होता। ठीक है, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये जो ग्राम पंचायत है दोस्तों, ग्राम पंचायत की आमदनी का स्रोत क्या है? सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत तो मैंने आपको बता दिया भैया, 2 है। एक तो ये सरकारी अनुदान, गवर्नमेंट ग्रांट्स, भाई सरकार से जो पैसा मिलता है, सरकार की जो स्कीम्स है। दूसरा, घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि, टैक्स ऑन हाउस एंड मार्केट से जो टैक्स लगता है वहां से पैसा मिल जाता है, और दूसरा पैसा तो उसको गवर्नमेंट के द्वारा आ जाता है, तो वहां से काम हो जाता है। तो ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत हो जाएंगे, याद रखना। अच्छा, ग्राम पंचायत स्तर पे कोई अधिकारी वर्ग कौन होता है? ऑफिसर्स एट ग्राम पंचायत लेवल, भाई ये तो सरकार के द्वारा चुने गए व्यक्ति भी तो होते हैं ना। तो जैसे नंबर 1 हो जाता है जिसको हम कहते हैं पुलिस थाना क्षेत्र। मैंने कहा था पहले जब न्याय पंचायत नहीं थी तब होता था, अब तो पुलिस स्टेशन एरिया होता है। कोई मामला होता है तो फटाफट से जाकर के रपट लिखाने चले जाते हो, तो वो है। तो प्रत्येक पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। ईच पुलिस स्टेशन हैज अ जुडिशन अंडर इट्स कंट्रोल। तो प्रत्येक पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण होता है। तो आपने देखा होगा ना, बोर्ड लगा होता है ना इस तरीके से कि थाना, जैसे हम अपना लिख दे भैया कि थाना सादाबाद सीमा प्रारंभ, सीमा प्रारंभ। आप रोड से जाओगे तो लिखा होगा थाना सादाबाद सीमा प्रारंभ, मतलब यहां से सादाबाद थाने की सीमा प्रारंभ होती है। या लिखा होता है थाना सादाबाद सीमा समाप्त, लिखा होता है सीमा समाप्त, है ना, कि भाई यहां से सादाबाद सीमा की सीमा क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। याद रखना, समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? ये बात हो जाएगी। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। पीपल कैन लॉज अ रिपोर्ट ऑफ द थेफ्ट, एक्सीडेंट, असॉल्ट एंड फाइट ईटीसी इन दैट एरिया इन द सेम पुलिस स्टेशन में अपना लिखा सकते हैं। ध्यान रखना भैया, लिखाने जाते हैं और आधे से ज्यादा पुलिस वाले तो भ्रष्ट होते हैं, आपको पता है। हम आगरा रहते हैं, आगरा क्षेत्र में खंदौली थाना पड़ता है, पूरा पुलिस प्रशासन भ्रष्ट है। मेरे घर में चोरी हुई भयंकर तरीके से दिसंबर 2025 में, जितना सोना चांदी था सब चला गया। क्या था? जितना सोना चांदी था सब चला गया। लेकिन सरकारी तंत्र तो इतना भ्रष्ट है। एसएचओ साहब के पास में गया, भाई आदमी डायरेक्ट अपना मतलब रिश्वत की डिमांड कर रहे हैं। मैंने कहा भाई चलो अब क्या कर सकते हैं, तो कुछ नहीं हुआ। तो पुलिस वाले आधे से ज्यादा तो भ्रष्ट हैं। पुलिस थाने के अधिकारी को थानेदार, एसएचओ कहते हैं, स्टेशन हाउस ऑफिसर कहते हैं, जो अपने क्षेत्र के अंदर मामलों पर कार्रवाई करता है। कुछ मामलों पर कार्रवाई नहीं करते, बस ये कि जब डंडा इनमें कर दो, प्रेशर दबाव आ जाए, तब जाके थोड़ा बहुत काम करते हैं तो करते हैं, वरना कुछ नहीं है भाई साहब। ठीक है भैया, चलो आपने भी देखा होगा अक्सर करके, अगर ये पुलिस प्रॉपर तरीके से काम करने लग जाए तो चीजें हो जाती हैं। अभी 2 पक्षों में झगड़ा हो जाने दो, 2 पक्षों में झगड़ा हो जाने दो, आप जाओगे थाने में, एक पक्ष ने 5,000 रुपए दे दिए, काम खत्म, फैसला ऑन द स्पॉट हो जाएगा। अब आप कहोगे आपको इतना क्यों पता है? भाई मैंने भी किए, हमारे तमाम लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। सीधा जाओ एसआई साहब को बोलो कि यार थोड़ा सा मैटर देख लो गुरु सर, हम कुछ बात कर लेंगे। किसी से फोन करवा दिया, 5,000 रुपए जाकर के इस तरीके से, और शाम को और साथ में एक शराब की बोतल पहुंचा दिया एसआई साहब के पास में, आपका केस वहीं रफा दफा हो जाएगा। आप कितना भी झगड़ा किस्म के सही, ये पुलिस की औकात है आज के समय में। ठीक है, चल आगे चलेंगे। तो व्हाट इज द डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन? पुलिस थाने के प्रभारी का पदनाम क्या है? ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, अफसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, होम इंस्पेक्टर, स्टेशन हाउस अफसर, पुलिस अधीक्षक।
एसएचओ को क्या बोलते हैं भैया? एसएचओ बोलते हैं स्टेशन हाउस ऑफिसर। स्टेशन हाउस ऑफिसर 3 स्टार रैंक का होता है जनरली 3 स्टार रैंक का, 3 स्टार उसके कंधे पे लगा होगा। स्टेशन हाउस ऑफिसर इंस्पेक्टर जिसको बोलते हैं वो एसएचओ बना दिया था। एक एसएचओ होता है, ध्यान रखना। और एक एसएचओ को बढ़िया थाना मिलने के लिए रिश्वत देनी पड़ती है। पुलिस वाले रिश्वत क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको भी तो दूसरा लेना ना। जैसे हमारे यहाँ पे आगरा क्षेत्र में, आगरा उत्तर प्रदेश में बहुत सारे थाने हैं, लेकिन जो हमारा थाना क्षेत्र है खंदौली क्षेत्र पड़ता है, खंदौली थाना क्षेत्र पड़ता है। अब खंदौली थाना क्षेत्र जो है काफी पॉपुलेटेड एरिया है और मोस्टली यहाँ पे बहुत ज्यादा मध्यम वर्ग के लोग ज्यादा रहते हैं। रोज लड़ाई झगड़ा करना, रोज थाने में पहुंचना, रोज एक्सीडेंट होना, रोज थाने पहुंचना। अब फिक्स है, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो गया 5,000 रुपए से मैटर सुलटेगा नहीं, 2,000 रुपए से मैटर सुलटेगा नहीं। थोड़ा नेक पढ़ा लिखा आदमी है, थोड़ा और गंभीर मामला हो गया तो 8,000 10,000 रुपए का तो चला गया मिनिमम इतना। अब पर डे में ऐसे 8 से 10 केस हैं कम से कम। तो मान लीजिए कि भाई कम से कम जो है एक दिन का इनकम जो है 25 से 30,000 रुपए, थाने का 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए तक। महीने का कम से कम 25 से 30 लाख का कलेक्शन है, 25 से 30 लाख का कलेक्शन है एक थाना क्षेत्र का। अब ऐसा नहीं कि अकेला एसएचओ खाता है, इस 25 से 30 लाख में एसएचओ ऊपर कम से कम एसएसपी साहब तक, एसपी साहब तक और भाई साहब अपना उनका हिस्सा पहुंचता है। कुछ थाने का जो इंचार्ज होता है, ध्यान रखना भैया, जो जैसे कोई किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन होता है, आईओ बनता है, जनरली ऐसा ही रैंक का अधिकारी आईओ बन जाता है, सब इंस्पेक्टर जो होता है उसको भी कुछ पैसा पहुंचता है। तो इस तरीके से मिल बांट के अपना ये बेचारे काम कर लेते। ठीक है भैया, चलो इनकी भी मजबूरी है, क्या करें बेचारे, करना पड़ता है ना। तो ये हो जाएगा, तो एसएचओ बोलते हैं साहब। ठीक है, चलो मेरा एक दोस्त है, मेरे को बोला भैया आपको नहीं पता है। मैंने कहा क्यों? मेरे मामा एसएचओ है, उसके मामा जो है एसएचओ और उसके पिताजी सेना में, भारतीय सेना में सूबेदार मेजर की पोस्ट पर है। भारतीय सेना का सम्मान अलग होता है। बोले पिताजी को अब आके बढ़िया तनख्वाह मिलती है और हमने बैंक से लोन भी लिया, तब जाके अपना हमने घर बनवा लिया और पिताजी की तनख्वाह से जो है सैलरी से ईएमआई कटती है, क्योंकि पिताजी थल सेना में तो वहां पर भी पेंशन मिलती है आर्मी को, और उसके आधार पर जो पेंशन कटी थी सैलरी में से और कुछ सरकार जो देती है रिटायरमेंट के समय पर जो फंड मिलता है, तो भी रिटायरमेंट हो गया है तो भैया पिताजी को कुछ 40-50 लाख के आसपास फंड भी मिला रिटायरमेंट पे, और हमने इस तरीके से हुआ तब जाके अपना काम कर पा रहे। बोले मामा एसएचओ है, हर 3 महीने के बाद एक 200 गज का प्लॉट का बैनामा करा लेते हैं, हर शहर में मामा एक फ्लैट करा लेते हैं। कहां से आ रहा है इतना पैसा? तो यहीं से तो आ रहा है भाई साहब। तो पुलिस थाने की प्रभारी का पदनाम क्या? स्टेशन हाउस ऑफिसर एसएचओ बोलते हैं। चलिए, तो ग्राम पंचायत लेवल पे अधिकारी वर्ग में पहला कौन आता है? थाना क्षेत्र आता है, ध्यान रखना। उसके अलावा दूसरे नंबर पर चलेंगे पटवारी या लेखपाल। पटवारी या लेखपाल, तो यह पद अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जो पटवारी का नाम है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग जाना जाएगा। जैसे कहीं पर तो इसको पटवारी कह देंगे, कहीं इसको लेखपाल कह दोगे, कहीं इसको कर्मचारी कह दोगे, कहीं इसको ग्रामीण अधिकारी कह देते हो, कहीं इसको कानून को कहते हो। तो दिस पोजीशन इज नोन बाय डिफरेंट नेम इन डिफरेंट स्टेट। पटवारी, लेखपाल, कर्मचारी, ग्रामीण अधिकारी, कानून को इस नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसा काम वैसा होता है। कई जगह पे बहुत काम होगा, जैसे हमारा जो गांव है तो वहां पे जो सादाबाद तहसील है तो वहां पे लेखपाल भी है, वहां पे कानून गो भी है। तो इस तरीके से होते हैं अलग अलग पोस्टर्स को लेके। ठीक है, पटवारी खेतों की नापतोल के लिए जरीब नामक यंत्र का उपयोग करता है, जो लोहे की बनी एक जंजीर होती है। जो लोहे की बनी क्या होती है? एक जंजीर होती है। द पटवारी यूज एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ जरीब एंड आयरन चेन टू मेजर फील्ड्स। तो खेतों की नापतोल के लिए पटवारी किसका इस्तेमाल करता है? ठीक है जी, थोड़ा वर्षा ऋतु चल रही है, हमारे यहाँ पर भी थोड़ी बारिश का सा मौसम है, तो इंटरनेट कभी कभी गड़बड़ कर जा रहा है। इंटरनेट थोड़ा बहुत गड़बड़ कर जा रहा है क्योंकि बारिश का समय है, तो आप सभी लोग उसको परेशान मत होइएगा। ठीक है, राइट। चलो आगे बात करें तो पटवारी खेतों की नाप के लिए जरीब नामक यंत्र का उपयोग करता है। पटवारी किसानों से भूमि कर केसीसी लोन, नहर या बंबा कर इकट्ठा करता है। मैंने पहले आपको बता दिया था। और सरकार को अपने क्षेत्रों में उगने वाली फसल की जानकारी देता है। कर इकट्ठा का कार्य कहीं कहीं अमीन करता है। मैंने आपको बोला था ना, अमीन साहब पहले होती थी पोस्ट, अब अमीन का काम भी
किसको दे दिया? पटवारी की उसी अंडर में ला दिया। पहले अमीन का चुनाव अलग से होता था, ध्यान रखना। तो द पटवारी कलेक्ट लैंड टैक्स, केसीसी लोन, कैनाल एंड बंबा टैक्स फ्रॉम फार्मर्स and provides information about the crops grown in their areas to the government. In some place the Amin performs the task of collecting taxes. तो पटवारी का काम होता है, केसीसी लोन होती है, ध्यान रखना, खेतों पे किसानों को लोन मिल जाती है, किसान क्रेडिट कार्ड बोलते हैं इसको, इस तरीके से, ठीक है। अच्छा, कई कई अमीन भी करता है। किसान कई बार अपनी फसल बदल देते हैं, इसलिए जरूरी है कि पटवारी रिकॉर्ड को समय समय पर दुरुस्त करता रहे। फार्मर्स ऑफन चेंज देयर क्रॉप्स, सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट द पटवारी कीप्स करेक्टिंग द रिकॉर्ड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। उनको उसको दुरुस्त करते रहना चाहिए, समय समय पर उसको क्या करना दिया? दुरुस्त करते रहना चाहिए भाई, जो जो भी वो काम कर रहा है, ठीक है। पटवारी का जो काम कर रहा है उसको दुरुस्त करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई मान लेते हैं भाई सरकार के पास पूरा डेटा कब आएगा? इन्हीं से तो आएगा, लेखपालों से तो आएगा। अब मान लेते हैं कि ये सरकार ने अपना कोई चीज बदल दी, अब ये आदमी हमारे आलू की फसल हो रही है, आलू को बदल के हम लोग धान करने लगे, गेहूं करने लगे, तो ये सब डेटा समय समय पर सरकार के पास पहुंचते रहना चाहिए। उसी के आधार पर तो किसानों को लोन वगैरह, किसानों के लोन माफ हो जाते हैं, अनुमान लगता है कौन सी फसल का क्या है, वो सारी चीजें। खेतों के बने नक्शे को खसरा एवं खतौनी कहते हैं। नाम सुना आपने? खसरा एवं खतौनी, खतौनी खसरा एवं खतौनी। द मैप्स ऑफ द फील्ड्स आर कॉल्ड खसरा एवं खतौनी। तो खसरा एवं खतौनी क्या होता है? आपने नाम सुने होंगे। तो खसरा होता है जो प्रत्येक 2 साल के बाद बदला जाता है। इट इज रिप्लेस्ड आफ्टर एवरी 2 years। किसान की फसल का विवरण होता है, खेतों के पेड़ अथवा कुआं अथवा ट्यूबवेल का विवरण होता है। अब किसान का ये खेत है, खेत के पड़ोस में यहाँ पे पेड़ लगाए, ध्यान रखना, यहाँ पे किसान का ट्यूबवेल लगाए। किसान ने क्या किया? 1 साल 2 साल के बाद अपना ये पेड़ कटवा दिया, ट्यूबवेल हटवा दिया, और वहां पे भी बोरिंग करवा दिया, समरसेबल लगवा दिया, दूसरी साइड लगवा लिया। तो ये सारी जानकारी खसरा में होती है। जब भी कोई खेत खरीदा जाता है या कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं जमीन की, तो उसकी खसरा एवं खतौनी निकलवाई जाती है वहां से, तहसील से जाकर के। क्यों? खसरा में तो ये होता है कि भैया इस खेत का विवरण होता है, भैया क्या क्या था इसमें, इसकी सीमा क्या है, ट्यूबवेल वगैरह सब कुछ है। जो खतौनी होती है उसमें जमीन का विवरण होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ लैंड्स, डिस्क्रिप्शन होता है और किसके बारे में? लैंड के बारे में। जमीन की फिक्स पोजीशन दे रखी होती है भैया, जैसे ये वाला खेत अनुपम सर का है, तो ये वाला खेत बगल में फलाने का है, रामलाल का है, रामलाल के बगल में ये वाला खेत किसका है? छोटू जी का है। तो ये फिक्स पोजीशन है। गांव में होता है ना अक्सर करके लोग किसान लड़ते हैं अपने लिए, इसने मेरी मेड़ काट ली, मेड़ काट के अपना खेत बढ़ा लिया। कोई बात नहीं जी, लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो? जाओ लेखपाल के पास खतौनी निकलवा लो, खतौनी में एग्जैक्ट दे रखी होगी कि कितने से कितनी लंबाई तक अनुपम का खेत था, कितने से कितनी लंबाई तक छोटू का खेत था। अगर उसने खेत बढ़ा लिया होगा तो उसके खिलाफ FIR होगी, लेकिन लोग अब इतने है नहीं, ठीक है। जमीन मालिक, उसके हिस्सेदार, उसकी वल्दियत का विवरण होता है। द डिटेल्स ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ द लैंड ऑनर आर गिवन। उसका एक्चुअल मालिक कौन है खतौनी में लिखा होता है। जैसे होता है ना किसी को पुश्तैनी जमीन मिल जाती है, बाबा दादा की जमीन मिल जाती है, या किसी का विवाह हो गया, शादी हो गई, तो उधर अगर उनके कोई लड़का नहीं है तो ससुराल से कुछ जमीन मिल जाती है, कुछ इस तरीके से है, नाना नानी से, ननिहाल से जमीन मिल जाती है, माता पिता की मिल जाती है, उसका शेयर होल्डर कौन कौन है, उसकी वल्दियत क्या है, उस सारी जानकारी खसरा एवं खतौनी में दे रखी होती है। इसलिए जब भी कोई खेती बाड़ी से लेकर के लेन देन प्रक्रिया की जाती है तो उसमें खसरा एवं खतौनी निकलवाई जाती है। जैसे भी हमने आगरा में एक प्लॉट खरीदा था, तो आगरा में जब हमने एक प्लॉट खरीदा था तो वो तो कॉलोनी के अंदर आता था, तो हमने कहा हमने जिससे खरीदा था उसको ये प्लॉट किसने सेल किया था, तो उसकी वो रजिस्ट्री कहां पर है, ओरिजिनल रजिस्ट्री वो चाहिए होती है। तो पहली रजिस्ट्री जिसमें उस व्यक्ति को खरीदा, ठीक है, तो उस व्यक्ति ने किससे खरीदा था वो रजिस्ट्री, तो पहली, दूसरी और कम से कम तीसरी, 3 लेवल की रजिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए। याद रखना, कानूनी प्रक्रिया बड़े दाव पेच होते हैं। आप कभी कोई प्लॉट या कोई भी कुछ खरीद रहे हो, तो आपने जिससे खरीदा उसने किससे खरीदा, कितने रुपए में खरीदा था, उस वक्त सर्कल रेट क्या चल रहा था, उसकी वो रजिस्ट्री, ओरिजिनल रजिस्ट्री चाहिए। कभी कभी क्या होते हैं, लोग ऑनलाइन रजिस्ट्री को बैंक में रख देते हैं और लोन वगैरह ले लिया और यहां पे जमीन बेच दी, फर्जी रजिस्ट्री बन जाती है आजकल।
तो ओरिजिनल रजिस्ट्री होती है जिसपे तहसीलदार की मोहर लगी होती है, तहसीलदार के साइन हो रहे होते हैं, है ना, वो वाली चाहिए। तो कम से कम 3 रजिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए, तब आपको अनुमान लग जाएगा। और जब ये कॉलोनी कटी थी उस समय पर जो रिकॉर्ड है वो आपको निकलवा लेना है। ठीक है भैया। तो जब आपकी कॉलोनी वगैरह कटी है, कभी कोई घर मकान आपने बनाया, वो जब का दौर है, ध्यान रखना, तो वो का आपको क्या कर लेना भैया, तो उस लेवल का आपको लेकर रखना भैया, कैसे कैसे कटा, क्या क्या चीजें हुई। राइट, चलो आगे बढ़ जाए। खसरा एवं खतौनी समझ में आ गया? एक बार यस से लिख दीजिए। क्या सर, खसरा एवं खतौनी समझ में आ गया? ठीक है भैया, खसरा एवं खतौनी परफेक्ट समझ में आ गया। थोड़ा बहुत इंटरनेट गड़बड़ कर रहा है तो थोड़ा सा मेंटेन रखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब आगे चलते हैं। तो जैसे एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी या लेखपाल का उत्तरदायित्व तो कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पटवारी और लेखपाल? निम्नलिखित कार्यों में से पटवारी और लेखपाल का उत्तरदायित्व तो कौन सा है? बताओ भैया। मैं जब तक पानी पीता हूं आप जवाब दीजिए भैया। हाँ भैया, पटवारी और लेखपाल का उत्तरदायित्व कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पटवारी और लेखपाल? भूमि विकास के लिए रोजगार योजनाओं को लागू करवाना, शिकायतों की जांच पड़ताल के द्वारा भूमि संबंधी विवादों को रोकना। अब शिकायत, जांच पड़ताल, भूमि विवाद वगैरह, डिस्प्यूट वगैरह, ये तो सब थाने क्षेत्र का मामला है ना, ये तो थाने क्षेत्र में जाके हो जाएगा। भूमि विकास संबंधी रोजगार योजनाओं को लागू करवाना, ये तो ग्राम पंचायत का काम है। ये किसका काम हो जाएगा? तो ये तो ग्राम पंचायत का काम हो जाएगा, ये थाना क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा भैया। और कोई भूमि से संबंधित विवाद है तो ये तहसील लेवल पे जाएगा भैया, ये कोई लेखपाल का काम थोड़ी ना भैया। भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित रखना, सामूहिक संपत्ति का निर्माण रखरखाव करना, लैंड मेजरमेंट एंड प्रिजर्वेशन रिकॉर्ड्स। भैया खसरा एवं खतौनी को मेंटेन रखना इसका काम है। जो खसरा है और जो खतौनी है उसको मेंटेन करे, अपने रिकॉर्ड्स को दुरुस्त करता रहे भैया, अपने रिकॉर्ड्स को दुरुस्त करता रहे, ये लेखपाल का काम है, ये इसका उत्तरदायित्व है। समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा? सी, भूमि मापन और आलेखों को सुरक्षित करना। ये सीटेट में पूछा गया सवाल है, यही तो बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, तो इन चीजों को समझना है ध्यान से। राइट, चलो आगे बढ़ जाएंगे। जैसे एक आंगनवाड़ी के बारे में आपने सुना होगा, भारत में ग्रामीण मां और बच्चों के देखभाल केंद्र है। बच्चों के भूख और कुपोषण से निपटने के लिए एकीकृत बाल विकास, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसको 1975 में भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। आंगनवाड़ी का अर्थ है आंगन यानी आश्रय। आंगनवाड़ी होता है ना, पहले आंगनवाड़ी में आपने देखा होगा ज्यादातर अब जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं वहां पे आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं, वहां पे कुछ लेडीज होती हैं जो क्या करती हैं भैया, गांव गांव जाकर के सजेशन देती हैं, ध्यान रखना भैया ना, महिलाओं को समझाती हैं, बच्चों को ज्यादातर जो पोलियो ड्रॉप वगैरह है ये लोग पिलाते हैं, बच्चों की देखभाल का केंद्र भी इनको बोलते हैं। तो पूछा था आंगनवाड़ी क्या है, तो आंगनवाड़ी एक चाइल्ड केयर सेंटर है। आंगनवाड़ी क्या हो जाएगा? आंगनवाड़ी एक चाइल्ड केयर सेंटर हो जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। इस प्रकार आंगनवाड़ी केंद्र भारतीय गांव में बुनियादी स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है ना, यह भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का एक हिस्सा है। आंगनवाड़ी में जैसे महिलाओं के लिए आते थे, ध्यान रखना भैया, जैसे पहले समय पर आपने अगर आप में से कोई हाँ तो जानकारी होगी, नहीं तो आप अपनी मम्मी वगैरह से पूछोगे, पुरानी दादी वादी से पूछोगे, तो आंगनवाड़ी में आशा आती थी, इन्हीं को आशा वगैरह बोलते थे। कभी कभी आंगनवाड़ी कुछ नर्स वगैरह आती थी, इन्हीं से जुड़े हुए आशा वगैरह होती थी, है ना। कुछ जो है कि जो इमरजेंसी होती है ना, इमरजेंसी
इमरजेंसी हॉस्पिटल जो होते हैं, जो गांव लेवल पे बने होते हैं, उनसे जुड़ी हुई होती थी आंगनबाड़ी, जुड़ी हुई जो स्वास्थ्य से जानकारी देती थी। जैसे गर्भ निरोधक परामर्श होता है, महिलाओं को दिया जाता था कि भैया उससे गर्भ नहीं ठहरेगा, ताकि जनसंख्या ज्यादा ना बढ़े, बच्चे ज्यादा पैदा ना हो, या फिर गर्भ ठहरना है तो उससे महिलाओं को अवेयर करना, क्योंकि गांव की लेडीज में उतनी जानकारी नहीं होती है, गांव के पुरुषों में उतनी जानकारी नहीं होती है। पोषण शिक्षा के बारे में बताना भैया, अनुपूरक साथ साथ पूर्व विद्यालय की गतिविधियों को भी इसमें शामिल किया जाता था। तो इस तरह की चीजें होती थी इसमें। तो ये पुरानी एनसीईआरटी में दे रखा था, इससे सवाल पूछा जा सकता है। जैसे एक सवाल इससे पूछा गया है कि आंगनवाड़ी क्या है, आंगनवाड़ी क्या है, व्हाट आर आंगनवाड़ी? तो वुमेन प्रोटेक्शन होम्स, महिला संरक्षण गृह, चाइल्ड केयर सेंटर, बाल गृह, मिड डे मील सेंटर्स, या फिर ओल्ड एज होम्स। तो आंगनवाड़ी क्या है? तो आंगनवाड़ी चाइल्ड केयर सेंटर है। आंगनवाड़ी क्या है भैया? आंगनवाड़ी चाइल्ड केयर सेंटर है ना, चाइल्ड केयर सेंटर। बाल गृह ध्यान रखना भैया, आंगनवाड़ी चाइल्ड केयर सेंटर है, ठीक है। आंगनवाड़ी क्या है? चाइल्ड केयर सेंटर है। आगे चलेंगे, ध्यान रखना भैया। अगला सवाल, आंगनवाड़ी क्या है? तो आंगनवाड़ी एक बाल गृह है जो 1975 में शुरू हुआ था, ध्यान रखना भैया। आगे चलेंगे, अब एक हमने पढ़ लिया इतनी देर में, केवल हमने ग्राम पंचायत पढ़ा। सरकार के कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं सरकार के, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, सॉरी 3 है। हमने इतनी देर में 1 घंटे में केवल 1 पढ़ा है, क्योंकि पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं ना। अब थोड़ा सा और आगे चीजों को समझते हैं, ध्यान रखना भैया। तो क्षेत्र या जनपद या ब्लॉक पंचायत, ध्यान रखना, इसी के 3 नाम है। इसी को क्षेत्र पंचायत कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखना, क्षेत्र पंचायत। दूसरा, इसी को जनपद पंचायत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको जनपद पंचायत बोलते हैं। तीसरा, इसी को क्या बोलते हैं? ब्लॉक पंचायत बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? ब्लॉक पंचायत बोलते हैं। तो क्षेत्र पंचायत, जनपद पंचायत, और इसी को क्या बोलते हैं? याद रखना भैया, ब्लॉक पंचायत बोलते हैं, ब्लॉक लेवल पे। तो पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम पंचायत के बाद दूसरा स्तर विकास खंड का होता है। इसी को ध्यान रखना भैया, विकास खंड बोलते हैं। आपके में एक सवाल पूछा गया था ना, आपके में अभी में सवाल आपको कराया था ना, उसमें द्वितीय स्तर पे किसको बता रहा था? द्वितीय स्तर पे उसमें जनपद पंचायत को बता रहा था। ये वाला सवाल मैंने आपको कराया था ना कि जिला परिषद जो है पंचायती राज प्रणाली का द्वितीय स्तर है। तो जिला परिषद नहीं, पंचायती राज के द्वितीय स्तर पे क्या आता है भैया? द्वितीय स्तर पे जनपद पंचायत, विकास खंड, ब्लॉक पंचायत या क्षेत्र पंचायत आती है। जिला परिषद जो है वो तृतीय स्तर पे आता है। कराया था नहीं कराया था? तो कुल में, और ये सवाल 18 सितंबर 2016 को पूछा गया था। मतलब आज की क्लास को जब पूरा डिटेल में पढ़ लोगे तो आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए भैया, तो ये क्या हो जाएगा? दूसरा स्तर हो जाएगा। इसे जनपद पंचायत या पंचायत समिति भी कहते हैं, ध्यान रखना। इसको क्या कहते हैं भैया? इसको जनपद पंचायत बोलते हैं, इसको पंचायत समिति भी बोलते हैं, याद रखना भी। इसको मैं तनिक आप कहोगे तो इसको लिख दे रहा हूं मैं बॉक्स में, क्योंकि बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत जरूरी है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम लोग ध्यान रखना जनपद पंचायत बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया? पंचायत समिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको पंचायत समिति बोलते हैं। इसी का तीसरा नाम क्या है? इसी को विकास खंड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? विकास खंड बोल देते हैं, ध्यान रखना भैया, ठीक है। और इसी को क्या बोल देते हैं भैया? इसी को क्षेत्र पंचायत, जनपद पंचायत या ब्लॉक पंचायत, इसी को बोल देते हैं, ध्यान रखना भैया, ठीक है। क्लियर है भैया? चलो आगे बात करें, आगे चले भैया। अच्छी बात है, ये चीज आपकी समझ में आ गई। हमने कहा अब सोच के देखो, जब ग्राम पंचायत बन रही थी तो ग्राम पंचायत में क्या होता था? कई गांवों को मिलाकर के तो ग्राम पंचायत बनाई गई थी। अब एक ब्लॉक लेवल पे होगा, आपके यहां भी तो होता होगा, इतना कठिन टॉपिक नहीं है। ब्लॉक लेवल पे आपके तो चुनाव इलेक्शन होते होंगे, आपके यहां भी तो चुनाव होते होंगे ना, ध्यान रखना। तो अगर हमने कहा भैया कि जब हम एक ब्लॉक लेवल पे बात करेंगे, ब्लॉक लेवल पे अगर हम एक बात करेंगे, ध्यान रखना, तो वहां पे क्या हो जाएगा? ब्लॉक लेवल पे क्या हो जाएगा? गांव को मिलाकर के तो ग्राम पंचायत बनाई थी। अब एक ग्राम पंचायत, एक ग्राम पंचायत, एक ग्राम पंचायत, उनको मिलाकर के किया था। यानी एक पंचायत समिति में, पंचायत समिति क्या है? जनपद पंचायत या क्षेत्र पंचायत, ब्लॉक पंचायत में कई ग्राम पंचायतें होती ना रखना, कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर के एक ब्लॉक पंचायत बनाई जाती है। इसमें कई गांवों को मिलाकर के वार्ड बनाए जाते हैं। वहां एक गांव के कई वार्ड बनाए जाते हैं, या कई गांवों को मिलाकर के वार्ड बनाए जाते हैं, और वार्ड से एक सदस्य चुनते हैं जिसको बीडीसी बोलते होंगे, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल।
प्रखंड विकास समिति सदस्य बोलते हैं, प्रखंड विकास समिति सदस्य बोलते हैं। बीडीसी का चुनाव होता है। बीडीसी के लिए 2-3 गांव को मिलाकर के एक वार्ड बनाया जाता है और उससे बीडीसी का चुनाव होता है और एक सदस्य चुनते हैं। तो लगभग ध्यान रखना भैया, बीडीसी का चुनाव होता है और कुछ नहीं करता है बीडीसी। ये बीडीसी मिलकर के किसको बनते हैं? ब्लॉक प्रमुख को चुनते हैं और सब पैसे का खेल है, ठीक है। अच्छा, तो ये जब बीडीसी का चुनाव होता है, अपना खर्चा करता है 4-6 लाख रुपए अपना बीडीसी के चुनाव में, उसके बाद आराम से मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम से मिनिमम 15 लाख रुपए, 15 से 20 लाख रुपए ब्लॉक प्रमुख से इसको मिल जाते हैं। क्या? ब्लॉक प्रमुख से इसको मिल जाते हैं। किस बात के? मुझे वोट देने के लिए। तो जितने बीडीसी जिस व्यक्ति को चुन लेंगे वो ब्लॉक प्रमुख बन जाएगा और एक ब्लॉक प्रमुख अपने 5 साल के कार्यकाल में कम से कम आप मान लीजिए मिनिमम ने 20 से 50 करोड़ के आसपास का रिश्वत से काम कर लेता है। 20 से 50 करोड़ का काम कर लेगा तो 15 से 20 लाख रुपए अपना इस तरीके से बांट देता है। ध्यान रखना, ठीक है। चलो, ये हकीकत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पंचायत समिति में चुने गए सभी बीडीसी सदस्यों का नेता बीडीओ कहलाता है, ब्लॉक प्रमुख कहलाता है। इसको बीडीओ कहते हैं, ब्लॉक प्रमुख साहब। बीडीओ वो एक वीडीओ होता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर अलग होता है। ये बीडीओ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इसको बोलते हैं, ब्लॉक प्रमुख नेता बोलते हैं इसको। ध्यान रखना, यहां के अधिकारी वर्ग में तहसीलदार का नाम आता है। भाई जब गांव पे ग्राम पंचायत लेवल में अधिकारी वर्ग में कौन आएगा? एसएचओ साहब आ जाएंगे, वहां पे लेखपाल वगैरह आ जाएगा। यहां पे तहसीलदार आ जाएगा, अधिकारी वर्ग में तहसीलदार आ जाएगा, याद रखना ये, ठीक है। चलिए, जैसे क्वेश्चन आ गया कि जनपद पंचायत के अंतर्गत अंडर डिस्ट्रिक्ट पंचायत, सीटेट 22 फरवरी 2015 का पेपर है। बताओ जनपद पंचायत के अंतर्गत किसको शामिल किया जाता है? जनपद पंचायत के अंतर्गत किसको शामिल किया जाता है? बोलो, जनपद पंचायत के अंतर्गत। तो जनपद पंचायत के अंतर्गत बात करेंगे, कई जिला परिषद होती है। भाई जिला परिषद पंचायत अलग होती है, कई ग्राम पंचायत होती है, नगर पालिका, कई ग्राम पंचायत होती है। ये सवाल आया नहीं आया? देखो बताओ, हाँ या ना में। भाई ये सवाल 22 फरवरी 2015 को पूछा है। ऐसी सवाल अभी और भी पूछेंगे, ऑनलाइन वाले सालों में ही पूछे जाते हैं। ये मैंने पुराने सवाल इसलिए ले लिए ताकि पहले टाइम पे भी ऐसे सवाल पूछे जाते थे। तो जनपद पंचायत में क्या होती है? तो मैंने बताया था कई ग्राम पंचायत होती है ना, कई ग्राम पंचायत होती है, ठीक है। आगे बात करें। अब जैसे हमने उधर लेखपाल के काम पढ़े थे, तो उधर तहसीलदार के काम क्या किया? पटवारियों के कामकाज की देखरेख करता है। तो पटवारियों के कामकाज की देखरेख कौन करता है? तहसीलदार करता है। ये सवाल पूछा गया था अभी यहां पे, एक सवाल यहां पे इससे जुड़ा हुआ आया था, नहीं आया था? मैंने आपको बताया था सवाल। हाँ, ये रहा 18 सितंबर 2016 को देखो एक सवाल पूछा गया था ना कि भाई पटवारियों के कार्य की देखभाल कौन करता है? तो पटवारियों के कार्य की देखभाल कौन करेगा? तहसीलदार करेगा। पटवारियों के काम की देखभाल कौन करेगा? तहसीलदार करेगा। ध्यान रखना भी है, ठीक है। तो तहसीलदार का काम क्या है? तो तहसीलदार का काम सबसे पहले हो जाएगा कि भाई ये पटवारियों के कामकाज की क्या करेगा? देखभाल करेगा। पटवारियों के कामकाज की देखभाल करेगा। ध्यान रखिए, ही ओवरसीज द वर्क ऑफ द पटवारी। इसके दफ्तर में जमीन से जुड़े विवाद भी सुने जाते हैं, जमीन से जुड़े विवाद भी सुने जाते हैं तथा विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करना भी इसके अंतर्गत आता है। तो लैंड डिस्प्यूट आर ऑल्सो हर्ड इन हिज ऑफिस। तो लैंड डिस्प्यूट के मामले कहां जाते हैं? तहसीलदार के मामले में जाते हैं, तहसीलदार के ऑफिस में। अब एक सवाल आया था ना जिसमें गड़बड़ हो गया था, तो मैंने आपको क्या बताया था सवाल के बारे में? यहां पर ये वाला जो सवाल कराया था कि भाई शिकायतों की जांच पड़ताल और भूमि संबंधी विवादों को रोकना ग्राम पंचायत का काम नहीं है, पटवारी का काम नहीं है। भूमि से संबंधित जो विवाद है वो किसके ऑफिस में सुने जाएंगे? तो ये तहसीलदार के ऑफिस में सुने जाते हैं, तहसीलदार के ऑफिस में सुने जाते हैं। याद रखना, किसके ऑफिस में सुने जाते हैं? तो तहसीलदार के ऑफिस में सुने जाते हैं। तो अब समझ में आ रहा है? एक बार डिटेल में पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा। तो लैंड डिस्प्यूट आर ऑल्सो हर्ड इन हिज ऑफिस एंड द इंश्योरेंस ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट टू स्टूडेंट इज ऑल्सो गॉट। विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र बनते हैं ना, तो तहसीलदार के हस्ताक्षर से ही बनते हैं, उसकी मोहर लगती है। जनरली लेखपाल इस काम को कर देते हैं क्योंकि तहसीलदार के पास इतना काम नहीं होता है, लेकिन मोहर उसी की लग की जाती है। तहसीलदार को यह सुनिश्चित करना होता है कि किसानों को उनके नक्शे मुफ्त में मिल सके। यह किसानों का कानूनी अधिकार है, लेकिन यह काम भी आपको मुफ्त में नहीं मिलेगा। आप जाओगे तो आपसे कहेंगे ये लेके आओ, वो लेके आओ, फलाना लेके आओ, ढिमका लेके आओ। और जैसे आपने इस तरीके से 500 करोड़ निकाल के उसके बाबू की जेब में रख दिया, फिर कुछ नहीं लेके आना है, तुरंत आपको नक्शे मिल जाएंगे। तो लेकिन किसानों को इतना अवेयर होना चाहिए। द तहसीलदार इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट फार्मर्स रिसीव फ्री मैप्स एंड लीगल राइट्स। एक तहसीलदार की एक दिन की इनकम, एक दिन की कमाई
एक दिन की कमाई में ऑन एवरेज बताऊं तो कम से कम 50,000 से लेकर के 1 लाख के आसपास होती है। एक दिन की कमाई 50,000 से लेकर 1 लाख होती है। क्यों? अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, मैंने भी अपनी जमीन का कराया था, मैंने एक प्लॉट खरीदा था, मैंने 2 प्लॉट खरीदे भी। एक प्लॉट खरीदा, सब कुछ विधिवत तरीके से हो गया, रजिस्ट्री वगैरह होगी, प्रॉपर होगी। हमारे जो लेखपाल थे, जो वकील थे, तो वकील साहब हमारे मिलने वाले थे, रिश्ते में भाईचारा है, तो उन्होंने 1,000 रुपए मुझसे अलग से लिए। मैंने कहा ये 1,000 रुपए अलग से किस बात के भैया? कि बेटा ये मेरे लिए नहीं, ये तहसीलदार के पास जाएंगे। ये किसके पास जाएंगे? तहसीलदार के पास जाएंगे। क्यों जाएंगे? ताकि कोई अड़चन ना आए, तमाम कमी निकाल दें, ये वाला डॉक्यूमेंट, फलाना डॉक्यूमेंट, वो कर दिया, वो कर दिया। बोले आप नौकरी पेशा वाले आदमी हो, कल को आप लखनऊ चले जाओगे, वो दिल्ली चले जाओगे, बोले इन्होंने कोई कमी निकाल दी तो तुरंत जो है बुला लिया जाएगा आपको, इसको सही करो, इसको सही करो, तो रिश्वत के तौर पे 1,000 रुपये चला जाएगा, है ना? याद रखना। यहीं पे मान लेते कोई हृदय से रजिस्ट्रार होते हैं, रजिस्ट्रार, अब सोच के देखो एक दिन में 1,000 तक रजिस्ट्री हो जाती है, 500-500, 200 रजिस्ट्री हो जाती है। इतना पैसा इनमें होता है, बहुत पैसा कमाते हैं लोग, बहुत पैसा। ठीक है, चलो, सब फर्जी रिश्वत का है। जब इनको इतनी बढ़िया सुविधा होती है, गवर्नमेंट के द्वारा इनको गाड़ी मिली होती है, याद रखना, और रहने के लिए, और जो आराम से एकदम फ्लैट वगैरह मिला होता है पूरा अपना आराम से, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं। चलो, जैसे क्वेश्चन है कि जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में निम्नलिखित 2 कथन ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग 2 स्टेटमेंट ए एंड बी रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। अब जनपद पंचायत के बारे में बताना। जनपद पंचायत से कंफ्यूज मत होना, ये जनपद पंचायत का मतलब ये ब्लॉक स्तर की चीज है, ध्यान रखना, ब्लॉक लेवल की जनपद पंचायत। जिला पंचायत तब वो जिले की चीज होती है, जिला पंचायत हो तब वो जिले की चीज होती है, ध्यान रखना भैया। तो जनपद पंचायत में क्या, जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजना निर्धारित करती है। अरे जनपद पंचायत, यहां बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, याद रखना, ये जिला पंचायत नहीं, ये ब्लॉक के लेवल की चीज होती है। इसका मतलब कथन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट पंचायत फॉर्मुलेटेड डेवलपमेंट प्लान से डिस्ट्रिक्ट लेवल, जब जनपद पंचायत ब्लॉक लेवल की चीज है तो जिला स्तर की योजना कैसे निर्धारित करती है, गलत हो जाएगा। जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण नियमित करने में जिला परिषद की सहायता करती है। भाई जिला परिषद की सहायता ब्लॉक लेवल क्यों करेगी, ब्लॉक तो द्वितीय लेवल की चीज है, छोटा हो जाएगा, जिला परिषद सबसे ऊपर है। तो ग्राम पंचायतों में अमूमन, और जो ब्लॉक पंचायत में जो पैसा आएगा वो जिला पंचायत से आएगा, तो बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ए और बी क्या हो जाएंगे, दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ए और बी दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। और इसी टाइप में पूछा गया सवाल था, इसमें आंसर गलत दे रखे थे, इसको बी वाले को सही माना गया था, बी वाले को सही माना था कि ए गलत है और बी सही उत्तर माना गया था, सी इसका उत्तर था। लेकिन समझने की बात है, हाँ, जैसे सोनाली प्रिया ने सी जवाब दे दिया, सोनाली प्रिया ने सी जवाब दे दिया। एक बात बताओ, जनपद पंचायत भाई पहले लेवल पे क्या होती है, पहले होती है ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत के बाद क्या होगी, जनपद पंचायत हो जाएगी, जिसको क्षेत्र पंचायत या जो भी आप कहो। फिर उसके बाद क्या हो जाएगी, जिला पंचायत हो जाएगी। तो पूरे जिले में जो भी योजनाओं का धन का वितरण होगा, कौन काम करेगा, जिला पंचायत करेगा। ये कह रहा है जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य, जो ग्राम पंचायतों में जो धन आएगा कि मध्य धन वितरण नियमित करने के लिए, रेगुलेट करने में जिला परिषद की सहायता करती है, नहीं करती है भैया। मतलब आप थोड़ा हेल्पिंग के लिए चीजों को ले ली, बात एक अलग है, लेकिन डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। जनपद पंचायत हेल्प द जिला परिषद इन रेगुलेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स अमंग द ग्राम पंचायत। ठीक है, तो गलत हो जाएगा, बी इसका उत्तर सही हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे। अब जैसे एक नया कानून है, हिंदू अधिनियम की धारा 2005, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005। याद रखना कि जब हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं जिनके पास जमीन है, तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों के काम में मददगार भर की मानी जाती है, महिलाओं को दर्जा नहीं माना जाता, कि ना आदमी की बात मानी जाती है। उनके बारे में जमीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता है, पुरुष मालिक होते हैं। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों को परिवार की जमीन में हिस्सा नहीं मिलता था,
पिता की मृत्यु के बाद जमीन बेटों में बांट दी जाती थी। हाल ही में यह कानून बदला गया है। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवारों में बेटों, बेटियों और उनकी मां को जमीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होगा। इस कानून से बड़ी संख्या में औरतों को फायदा मिला है। तो इससे ऐसा आज तक कोई सीटेट का एग्जाम खाली नहीं गया जहां इसमें हिंदू अधिनियम की धारा 2005 से सवाल न पूछा गया। उदाहरण में तो इसमें क्या काम किया गया, इसमें बेटों और बेटियों में संपत्ति को बराबर बांटने की बात कही गई। याद रखना भी, ठीक है, याद रखना भी। तो आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर हिज प्रॉपर्टी वाज डिवाइडेड इक्वली ओनली अमंग हिज सन्स। पहले होता था, बट रिसेंटली द लॉ वाज changed in the new law. Sons, daughters and their mothers in Hindu families can get an equal share in the land. The same law will apply to all states and union territories of the countries. Okay? तो इससे सवाल कई बार पेपर में बना है। जैसे एक सवाल आपको करा दे रहा हूं, जैसे एक सवाल के बारे में बताइए कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में लाए गए 2005 के संशोधन ने निम्नलिखित में से क्या मुहैया करवाया है। द 2005 अमेंडमेंट ब्रॉट इन द हिंदू सक्सेशन एक्ट प्रोवाइडेड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। हिंदू समुदाय का विवाह संबंधी विशिष्ट कानून का अधिकार, पुरुषों को तलाक के बाद मुआवजा देने की जिम्मेदारी से सुरक्षा का अधिकार, अल्पसंख्यक समुदायों का धार्मिक विद्यालय खोलने का अधिकार, या महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदार का अधिकार। तो क्या उत्तर हो जाएगा? महिलाओं का पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी का अधिकार हो जाएगा। याद रखना भी है, क्या हो जाएगा? डी इसका उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी इसका उत्तर हो जाएगा। याद रखना, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब तीसरे नंबर पे आ जाएगा जिला परिषद पंचायत। क्या आ जाएगा? जिला परिषद पंचायत। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल पंचायत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? जिला परिषद पंचायत हो जाएगा। पंचायत समिति के ऊपर जिला पंचायत या जिला परिषद पंचायत होती है, तो पंचायत समिति के ऊपर जिला परिषद होती है। इसमें एक जिले के स्तर पर विकास की योजनाएं बनती हैं तथा इसमें बहुत सारे गांव मिलाकर के जिला पंचायत सदस्य को चुनते हैं। जिला पंचायत सदस्य को चुनते हैं, ध्यान रखना भैया। जिला पंचायत सदस्यों का नेता जिला पंचायत अध्यक्ष होता है, जिसका सचिव डीएम होता है। तो डीएम सेक्रेटरी है किसका? जिला पंचायत अध्यक्ष का। ध्यान रखना भैया, ठीक है, याद रखना भैया। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में नगर प्रशासन के संबंध में सही नहीं है। नगर के प्रशासन के बारे में बात कर रहा है। अब ये नगर के बारे में आपको बताना है, बोलो। थोड़ा ध्यान दो इस सवाल पे भाई, नगर प्रशासन के बारे में कौन सा कदम सही नहीं है। ठीक है, इस क्लास को मैं YouTube पर भी डलवा दूंगा। जो विद्यार्थी YouTube पर भी इस क्लास को देखेंगे, आज ही सीटेट एसएसटी का कोर्स ले लेना, क्लास ज्वाइन प्रिपरेशन एप्लीकेशन से, केवल मात्र 199 रुपए में। एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां पेड कोर्स में जाना, थोड़ा स्क्रॉल करना, बहुत सारे कोर्स मिलेंगे उसमें, सीटेट एसएसटी का कोर्स मिलेगा, जाके खरीद लेना। इससे बढ़िया क्लास कहीं नहीं मिलेगी। आप देख लियो, पूरा थ्योरी इस तरीके से पढ़ाता हूं मैं। बड़े शहरों में नगर परिषद होती है। नगर निगम संपत्ति कर की अगुवाई करते हैं। निगम पार्षद एक चुना हुआ सदस्य होता है। द कॉर्पोरेटर इज एन इलेक्टेड मेंबर। सही है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट प्रॉपर्टी। बड़े शहरों में नगर परिषदें होती है। नगर निगम शहरों में एवं स्कूलों में, अस्पतालों में प्रबंधन करता है। सही है। तो कह रहा है कौन सा कथन सही नहीं है यार? नगर निगम संपत्ति कर की अगुवाई कर लेता है, ठीक है। निगम पार्षद एक चुना हुआ सदस्य होता है। बड़े शहरों में नगर परिषदें होती हैं। नगर निगम शहरों में स्कूलों, अस्पतालों का प्रबंधन करता है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मैनेज स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स इन सिटीज। क्या लगता है, क्या उत्तर हो जाएगा? निगम पार्षद एक चुना हुआ सदस्य होता है बिल्कुल भैया। और क्या है नगर प्रशासन में? जो सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन होता है। बड़ा मामला गड़बड़ लग रहा है। थ्योरी देखें, इसके बारे में कुछ दे रखा है क्या? वैसे क्या हो जाएगा इसका उत्तर? थोड़ा मेरे ध्यान से निकल रहा है। नगर निगम शहरों में स्कूलों में, अस्पतालों, अभी इसको आगे देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी इस क्वेश्चन को करा दूंगा, कभी कभी पढ़ते पढ़ते ध्यान से चीजें निकल जाती है। सरकार की कार्यविधि के संदर्भ में निम्नलिखित का सुमेल कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। ठीक है। स्थानीय प्रशासन, लोकल गवर्नमेंट क्या करेगा? लोकल लेवल की चीजें करेगा। चराई क्षेत्र बनाने संबंधी, चरागाह बोलते हैं ना, डॉकयार्ड,
चरागाह वगैरह जो होते हैं वहां उससे संबंधित अगर कोई कानून होगा कौन बनाएगा? लोकल गवर्नमेंट बनाएगी। राज्य सरकार क्या काम करेगी? मध्य प्रदेश में एक ग्राम प्रशासनिक अधिकारी को बोनस देने का काम है, तो गांव लेवल पे बोनस देने का काम स्टेट गवर्नमेंट करेगी। संघ सरकार क्या करेगी? न्यू करेंसी, मुद्रा जो है वो किसका विषय है? संघ सरकार का है। तो क्या हो जाएगा? सही कॉलम में 1 2 3 हो जाएगा। तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये सवाल 18/1/2023 में पूछा गया। कब पूछा गया है? 18/1/2023 के पेपर में पूछा गया है, 2023 में। ठीक है, चलो अब जैसे एक क्वेश्चन और कर लेते हैं कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में वर्ष 2005 में हुए बदलाव महिलाओं को किस तरह लाभान्वित करेगा? इन व्हाट वे डिड द अमेंडमेंट टू हिंदू सक्सेशन एक्ट इन द ईयर 2005 बेनिफिट्स वुमेन। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में वर्ष 2005 में हुए बदलाव महिलाओं को किस तरह लाभान्वित करेगा? या महिलाओं को माता पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा देगा, या पुत्रों की तुलना में पुत्रियों को संपत्ति में अधिक हिस्सा दिलाता है, सारी संपत्ति पुत्रियों के नाम हस्तांतरित करता है, या पारिवारिक संपत्ति बंटवारे में पुत्रों के ऊपर प्राथमिकता देगा? किसी को प्राथमिकता नहीं देनी है, सारी संपत्ति पुत्रियों के नाम भी नहीं करनी है, पुत्रों की तुलना में पुत्रियों को संपत्ति में अधिक हिस्सा देना है, ऐसा भी नहीं करना है। महिलाओं को माता पिता की संपत्ति में बराबर का हिस्सा देना। महिलाओं संबंध का मतलब पुत्र पुत्रियों को। इट प्रोवाइड्स वुमेन विद एन इक्वल शेयर इन द पेरेंट्स प्रॉपर्टी। आंसर 1। अच्छा, इसमें लगा हुआ है, क्या हो जाएगा? सही आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर मैं कल ही क्लास ज्वाइन की हूं। पूर्णिमा जी, बिल्कुल याद है, मेरी आपसे बात भी हुई थी फोन पे। पूर्णिमा जी आप बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए। पूर्णिमा जी स्वागत है आपका। ठीक है, चलिए मुझे नाम याद रहते हैं विद्यार्थियों के, आप निश्चिंत रहो, शुभकामनाएं आपके लिए। चलो अब स्थानीय सरकार के बाद अब आ जाता है लोकल गवर्नमेंट के बाद। देखो तो ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, क्षेत्र, जनपद, ब्लॉक पंचायत, जिला परिषद पंचायत, पूरा ग्रामीण स्तर की चीज मैंने आपको करा दी, प्रॉपर तरीके से पढ़ा दिया। बताओ समझ में आया? एक बार यस सर लिखो, एक बार यस सर लिखो। इतना सब कुछ समझ में आ गया कि हाँ सर ये सारी चीजें हमारी बहुत ही विधिवत तरीके से पूरा समझ में आ गई एकदम से। बताओ पूरा विधिवत तरीके से आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, ठीक है, चलो अब थोड़ा सा शहरी स्तर वाले को पढ़ के फिर टॉपिक को खत्म कर लेंगे। तो शहरी स्तर में तो नगर पंचायत है, नगर पालिका परिषद है, नगर निगम है। थोड़ा सिंपल सा पढ़ लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले नगर पंचायत के बारे में बात करेंगे। नगर पंचायत भारत में ऐसी प्रशासनिक बस्ती को कहते हैं जो गांव से बड़ी हो लेकिन अभी नगर के दर्जे तक नहीं पहुंची हो। गांव से तो बड़ी है लेकिन नगर के लेवल पर नहीं पहुंची, तो उसको नगर पंचायत बोलते हैं ना। नगर पंचायत 10 से 20 हजार के बीच की जनसंख्या, गांव में लगभग 8 से 10 हजार तक की आबादी हो जाती है। तो अगर वो आबादी 10 से 20 हजार के बीच पहुंच जाए, अगर वो आबादी 10 से 20 हजार तक पहुंच जाए, ध्यान रखना भैया, तो वो क्या हो जाएगी? ध्यान रखना, वो नगर पंचायत हो जाएगी। इसमें प्राय एक अध्यक्ष व कुछ सदस्य शामिल होते हैं। सदस्यों और अध्यक्षों का निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से ही कर लिया जाता है। जनता प्रत्यक्ष रूप से वोट डाल देती है। नगर पंचायत के चुनाव होते हैं वहां पर हो जाता है। इन्हें कई जगह परिवर्तित क्षेत्र, गांव से शहर भी कहते हैं, इंग्लिश में ही पढ़ लेना। नगर पंचायत में सर्वोच्च चुनाव नगर पंचायत अध्यक्ष का होता है। तो नगर पंचायत, पंचायत अध्यक्ष बोलते हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष बोलते हैं, ध्यान रखना भी है। ठीक है, चलिए जैसे हमारे यहाँ पे है सादाबाद एक क्षेत्र पड़ता है, तो सादाबाद हालांकि विधानसभा क्षेत्र भी है लेकिन सादाबाद में नगर पंचायत है। ये क्या है? नगर पंचायत। क्यों? क्योंकि वहां की जो आबादी है 15 से 18 हजार लोगों की आबादी होगी, तो उसको नगर पंचायत के अंतर्गत आता है। वहां पे नगर पंचायत अध्यक्ष चुना जाता है, नगर पंचायत सदस्य होता है। एक होती है नगर पालिका परिषद, म्युनिसिपल काउंसिल, नगर पालिका परिषद। तो नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत। भारत में एक नगर पालिका अक्सर एक शहर के रूप में जाना जाता है, या न तो एक ग्राम और न ही एक बड़े शहर के बराबर होता है। गांव भी नहीं रहा, बड़ा शहर भी नहीं हुआ, वरन उनके बीच का हिस्सा होता है। नगर पालिका में 20,000 या उससे अधिक लोगों को मिलाकर बनता है, लेकिन अगर यह 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाला हो जाता है तब एक नगर निगम बन जाता है। 5 लाख से 20,000 से अधिक आबादी का रहेगा। क्या रहेगा? 20,000 से अधिक आबादी का रहेगा। ध्यान रखना भैया, समझ में आया? क्या रहेगा भैया? 20,000 से अधिक आबादी का रहेगा, याद रखना इसमें। लेकिन अगर ये संख्या कितनी हो जाएगी? अगर ये संख्या 5 लाख के आसपास हो गई, अगर ये संख्या कितनी हो जाएगी भैया? अगर ये संख्या 5 लाख हो जाएगी, याद रखना भैया, तो नगर निगम बन जाएगा। इसमें शहर को कई वार्ड में बांटा जाता है। प्रत्येक वार्ड से पार्षद या सभासद चुना जाता है। पार्षद या सभासद चुना जाता है, ध्यान रखना भी है। ठीक है, पार्षद या
सभासद चुना जाता है, ध्यान रखना भैया। ठीक है, चलिए क्लियर है, पार्षद या सभासद होता है। आगे अब देखो क्या लिखा है, बड़े शहरों में क्या हो जाएगा, नगर निगम हो जाएगा। हो गया ना सवाल सॉल्व। कौन सा सवाल, ये मैंने पीछे छोड़ दिया था, ऐसे ही तो कभी कभी दिमाग में क्लिक कर जाता है। नगर निगम शहरों में स्कूलों अस्पतालों का प्रबंधन करता है, बिल्कुल सही बात है। बड़े शहरों में नगर परिषदें होती हैं, ये वाला सवाल गलत हो जाएगा। ये वाला सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बड़े शहरों में नगर परिषदें नहीं होती हैं, बड़े शहरों में क्या होती है, नगर निगम होता है, नगर निगम होता है। तो ये वाला सवाल क्या हो जाएगा, गलत। नगर निगम संपत्ति कर की वाही करता है, बिल्कुल करता है। निगम पार्षद एक चुना हुआ सदस्य होता है, ये भी सही बात है। तो गलत क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कभी कभी ध्यान से चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, राइट। चलो आगे चले, निगम पार्षद, अच्छी बात है। एक नगर पालिका में प्राय सभी पार्षद या सभासद में से एक अध्यक्ष का चुनाव होता है, और कई जगह अध्यक्ष का चुनाव सीधे जनता भी कर लेती है, ध्यान रखना। अध्यक्ष को हिंदी में चेयरमैन कहते हैं, तो नगर पालिका में चेयरमैन चुना जाता है, ध्यान रखना। पार्षद एवं अध्यक्ष मिलकर के नगर पालिका परिषद का गठन करते हैं। अधिशासी अधिकारी ईओ होता है, ध्यान रखना, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। नगर पालिका में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि तथा सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी होते हैं। पार्षद या सभासद जो हैं, समितियां निर्णय लेने का कार्य करती हैं, उनको लागू करने का काम सरकारी कर्मचारी होते हैं, ये काम होते हैं। कहां से कूड़ा कचरा उठेगा, वो सारा काम इस तरीके से होता है। 5 लाख से अधिक में क्या होता है, ध्यान रखना, भी एक नगर निगम बनता है। यहां पे मेयर का चुनाव होता है, महापौर भी बोलते हैं इसको, या मेयर का चुनाव होता है। और नगर निगम आयुक्त जो होता है, म्युनिसिपल कमिश्नर कहा जाता है, जिसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, वो मेयर के साथ मिलकर काम करता है। इसके कार्यों में सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करना, कूड़ा इकट्ठा करना, पानी की सुविधा उपलब्ध कराना, सड़कों व बाजारों की सफाई का काम करना, इसका काम होता है, ध्यान रखना भी, ठीक है। तो नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत, ये 3 लेवल पे मैंने आपको यहां पे बता दी। 3 हमने आपको यहां पे करा दी पूरी चीजें, और 3 ही हमने आपको यहां पे करा दी पूरी चीजें। बेहतर तरीके समझ में आएगा, पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा कंटेंट हमने आज की क्लास में आपको करा दिया। यह है आपका स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट। और आपको पता है कि भारत में सरकार के 3 स्तर हैं। भारत में सरकार के कितने स्तर हैं भैया, तो भारत में जो है सरकार के 3 स्तर हैं। और जो भारत में सरकार के 3 स्तर हैं, उसमें से स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट हमने आज आपको करा दिया है। अगली जो आपकी क्लास नंबर 5 होगी, अगली जो आपकी क्लास नंबर 5 होगी, अब तक आपकी 4 क्लास हो गई, अगर इस क्लास को भी शामिल कर लिया जाएगा तो 4 क्लास हो चुकी है। अगली आपकी जो क्लास 5 होगी, उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार और उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनसे जुड़े हुए सारे काम एक क्लास में करा दूंगा, राइट। तो ये आज का पूरा टॉपिक था, ये आपकी सारी चीजें थी जो आपको समझ में आई होंगी। प्यारे विद्वान साथियों, खूब मस्ती से पढ़िए, खूब प्रॉपर तरीके से पढ़िए। आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, नमस्कार। सेशन को हम लोग यहाँ पे एंड कर रहे हैं। खूब पढ़ते रहिए, खूब मस्त रहिए, जीवन में खूब तरक्की करिए, खूब आगे बढ़िए। बस यही हमारी एक आपको सलाह है। खूब मेहनत करेंगे, जीवन में खूब आगे बढ़ेंगे। ईर्ष्या द्वेष को त्याग करके खूब मेहनत करिए, जीवन में खूब आगे बढ़िए। यही हर एक व्यक्ति का होना चाहिए धर्म, है ना। मेहनत करोगे चीजें हो जाएंगी, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। सफलता जीवन में बहुत आसानी से नहीं मिलती है। मेरा एग्जांपल ले लो, 34-35 साल अभी मेरी उम्र हुई है, लेकिन इतना जीवन में संघर्ष हुआ, इतना जीवन में मेहनत किया। मैं 100 रुपए घंटे में पढ़ाता था कोचिंग में, एक दिन में 200-300 रुपए कमा पाता था। कोचिंग वाले सुबह 1 घंटे पढ़ाने के लिए देते थे, 110 रुपए 120 रुपए घंटे में। एक क्लास शाम को लगाते थे और कहते थे पूरे दिन ऑफिस में बैठना है सर, कभी आपकी जरूरत पड़ गई तो। दिन में 300-400 रुपए, महीने में बड़ी मुश्किल से 6-7 हजार रुपए कमाता था। बहुत अपने आप को रगड़ा, 20-50 किताब पढ़ा। साल 2013-14 की बात से संघर्ष शुरू हुआ। आज साल 2026 चल रही है, 12-13 साल हो गए। तो यही रहता है साहब जीवन का, ठीक है भैया। खूब मेहनत करिए साहब।